गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर मी। कैसे हो सब लोग? यस, हाय एवरीवन। क्या बात है, आज बहुत सारे बच्चे एकदम टाइम से आ गए हैं। गुड गुड। हाय अनुज, हाय मुसैब, हेलो काजल, हाय गेमर्स, हेलो राधे राधे सतेंद्र, हाय ललन, hello everyone, good evening. So thank you so much everybody for joining for the session. So yes, आज का जो हमारा सेशन है वो वन शॉट है, यानी बहुत फुर्सत से हम जो है चैप्टर पे ध्यान देने वाले हैं, चैप्टर को जो है फिनिश करने वाले हैं। So कैसे हो सब लोग? रेडी हैं सब लोग अपने एनसीईआरटी के साथ, अपने डाउट्स के साथ? सबने अपना डाउट्स लेके रखे हो कि नहीं? मैंने तुम लोग से लास्ट वन शॉट में ही कहा था कि ये जो सेशंस है वन शॉट वाले, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो है अपने डाउट्स लेके रखने पड़ेंगे पहले से, ताकि जब हम सेशंस लें तब आपके पास अपना डाउट क्लियर, आपको पता हो कि आपको किस चीज में डाउट है, और फिर हम फटाफट जो है उसको करेक्ट करते जाएं। यस, हाय वांज, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस मुझसे नोट्स मिल जाएंगे बेटा। ये पूरा जो वन शॉट का है जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यस जो प्रेजेंटेशन है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं उसका पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलेगा? ठीक है ना? चलो ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए। बहुत इजी चैप्टर है वैसे तो ये, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप जो है टेलीग्राम, जो हमारा बायो हैंकर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो है डिस्कशंस होते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बायो हैंकर्स का, स्पेशली वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वैसे तो आप एमबाइब के टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको जो है सारे एजुकेटर्स के जो पीडीएफ्स हैं, जो लिंक्स हैं, वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बायो हैंकर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आपको जूलॉजी से रिलेटेड जो है नोट्स, मटेरियल्स एंड आपको कोई भी डाउट, लेक्चर्स, अपडेट, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, यस प्लीज आप पर इंग्लिश लैंग्वेज रिकॉर्ड वीडियो प्रोवाइड कराओ, और लैंग्वेज ऑप्शंस इंग्लिश में। इंग्लिश में ही तो पढ़ाती हूँ मैं कहाँ इंग्लिश में पढ़ाती हूँ? मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ाती हूँ। आई नो द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पूरी तरह से अब मतलब सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है, फिर तो एनसीईआरटी रीड कर लेंगे। तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों को जो है इंग्लिश कंफर्टेबल लगता है, तो टेंशन मतलब पढ़ाते समय मेरा इंग्लिश ही रहता है। ठीक है, यस। हेलो शिल्पी, वेलकम टू द, आई होप सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है वीडियो लाइक करके। यस, तो चलो इतने बच्चे आ ही गए हैं, तो वेलकम ऑल माय ऑसम बायो हैंकर्स। दिस इज काजल सिंह, योर ज़ूलॉजी एक्सपर्ट, एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग ऑसम। एंड नाउ वी गोना स्टार्ट with our amazing chapter, an important chapter। पहले तो वेटेज डिस्कस कर लेते बेटा। वेटेज डिस्कस किए बिना आगे नहीं पढ़ना है चैप्टर का, है ना? क्यों पढ़ना है ये चैप्टर? मैम इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। पता है कितने क्वेश्चंस आते हैं? 3, मिनिमम 3 तो आते ही हैं, मतलब 2 तो आते ही है, कभी कभार 3 भी आ जाते हैं। तो आप पकड़ के चलो 3 क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चंस आते हैं, इंटू 4 कर दो, 12 मार्क्स भाई साहब, 12 मार्क्स इतने इजी चैप्टर से। वैसे इजी बहुत लोगों को डिफिकल्ट भी लगता होगा, बट टेंशन ना लो, इजी ही है ये चैप्टर एक्चुअली देखा जाए तो। यस, तो ये जो चैप्टर है 12 मार्क्स आपका इस चैप्टर से आता है क्वेश्चंस। अब 12 मार्क्स के साथ तो मुझे नहीं लगता किसी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर ये 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो सिर्फ 12 मार्क्स नहीं जाएगा, ये 3 और 3 लेके बीतेगा, यानी 15 मार्क्स आपका चला जाएगा। रैंक ऊपर से नीचे हो जाएगी, है कि नहीं? यस, लिखने का टाइम दे बेटा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं लिखवा रही हूं तो जरूर लिखो, अदरवाइज मैं तुम लोग को हमारा जो बायो हैंकर्स का टेलीग्राम ग्रुप है उस पे मैं आपको यही पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आज से आप लोग को पीडीएफ देना चालू कर दूंगी। मैं आपको ह्यूमन रिप्रो का भी जो पिछले हफ्ते हुआ था उसका पीडीएफ मैंने शेयर नहीं किया, मैं उसका भी ह्यूमन रिप्रो का भी पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी, और मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, बस मेरे जो एनोटेशंस है ना, जो मैं लिख रही हूं वो उसमें नहीं आएंगे। तो अगर आपको ये एनोटेशंस वाले कोई नोट्स अगर बनाने हैं, जो मैं कुछ एनोटेट अगर अलग से कर रही हूं, तो वो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी
जो एनोटेशंस के बिना है ऑलरेडी बना हुआ जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दूंगी, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच ललन। यस, बैच कैसे ज्वाइन करें? देव दुबे, देव अभी फिलहाल बैचेस नहीं बने बेटा, बैचेस जो है यही चल रहे हैं जो रेगुलर लेक्चर्स हो रहे हैं। फिलहाल एक कॉमन बैच है सबका जो कि चल रहा है। तो बैचेस आपको अगर सेपरेटली पेड बैच की बात कर रहे हो तो अभी तक पेड बैचेस चालू नहीं हुए, बट लेट मी टेल यू वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट आल्सो, बट फिलहाल पेड बैचेस नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है आपको यही सारे जो हैं रेगुलर लेक्चर्स हैं, जिसका अगर आपको वीकली स्केड्यूल चाहिए तो बेटा वीकली स्केड्यूल भी आपको मिल जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलें बढ़े आगे, सब रेडी हैं? एवरीबडी इज रेडी? यस, हाय सीमा मैम, कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बेटा देखो कोर्स तो मैं फिलहाल तुम लोग का सीबीएसई, सीमा यू आर सीबीएसई स्टूडेंट या फिर नीट का स्टूडेंट? यस, क्लास कब स्टार्ट होगी मैम? बस अभी स्टार्ट हो रही है, अभी स्टार्ट करने जा रही हूं मैं। ये क्या, ये रहा तुम्हारा चैप्टर, वन शॉट है, ठीक है। यस, अच्छा जितने लोग सीबीएसई वाले हैं बोर्ड्स के लिए आए हैं उन लोग हाथ ऊपर करें या कुछ तो करें, हार्ट भेज दें। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे, यस सीबीएसई बोर्ड्स वाले बच्चे जो हैं उन लोग जरा हार्ट भेज दें। और जो मेरे नीट के प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो नीट का प्रिपरेशन, सिर्फ नीट का प्रिपरेशन करने आए, यानी वो 11वीं में भी हो सकते हैं, यस उन लोग कुछ और भेज दें। अच्छा चलो, सीमा, अभिषेक, वेरी नाइस, गेमर्स, यशवीर, देव दुबे, ओके, स्टेटस व्यूअर इज फॉर, ओके, मैं विश, चलो मतलब बोर्ड्स का प्रिपरेशन करवाना है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम सही। चलो अच्छा लगा मुझे जानकर कि आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन करने आए हैं, तो मैंने इसलिए पूछा, तो फिर हम एनसीईआरटी से ही चिपक के रहेंगे, उतना ही एनसीईआरटी के कॉर्नर में हम जंप करेंगे जितना आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत होगा, अदरवाइज एनसीईआरटी से ही चिपके रहेंगे ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। तो आज के वीडियो के बाद, आज के लेक्चर के बाद, यस आपका फोकस ये होना चाहिए, पेन पेपर नीचे रखो, लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा। यस, आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि मैं जो जो चीजें आपको रिपीट करने बोल रही हूँ, मैं जो जो चीजें आपको बोल रही हूँ कि ये चीज याद करनी है, तो उसी क्लास में याद करो। कोई भी एक शब्द ऐसा है जो आपके मत्थे नहीं पड़ा है, कोई चीज जो आपको क्लियर नहीं हुई है, उसको पूछो, ठीक है। उसको जब तक आपको क्लियर नहीं होता तब तक वो चीज जो है क्लियर करो, ठीक है। डेली क्लास होगी, ओके। जो वीकली स्केड्यूल है, यस जो वीकली स्केड्यूल है अलोंग विद द टाइटल कि कौन सा लेक्चर होगा, वो मैं आपको बायो हैंकर्स के चैनल पर शेयर कर देती हूँ। और जो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों का है, जो वन शॉट्स के वीडियोस आपको जो चाहिए, देखो बेटा जू में जो है, जू में सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं आपके, है ना, जू में सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं। क्या बात है, तृप्ति ने ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम चैनल, वेरी नाइस, आ गया मुझे नोटिफिकेशन। जू में जो है केवल 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हमारा आज 2 चैप्टर हो जाएगा, है ना, बचेंगे 4 चैप्टर्स। तो ये मैंने क्या सोचा, हम हफ्ते में एक ही बार करेंगे ताकि आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का काफी टाइम मिल जाए, है ना। तो ये जो है जू के जो 4 चैप्टर्स हैं, ये हम एक एक हफ्ता पकड़ के चलो, जैसे अभी आज 2 चैप्टर हो गया और 4 यानी 1 महीना, उसमें बचे हुए 4 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यस, इसी तरीके से करेंगे। तो आज हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम एवोल्यूशन ले लेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल ले लेंगे, फिर उसके क्लास में एप्लीकेशन ले लेंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। यस बिल्कुल एकदम सारे डाउट्स क्लियर कर लो अपने, और अगर कोई डाउट्स बच भी जाते हैं तो वो आप बायो हैंकर्स का जो ग्रुप है हमारा, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब किसी को कोई कठिनाई, पीड़ा, अब स्टार्ट करें क्लास। बॉटनी कौन कराएगा? सलमान अनवर खान सर है ना, सलमान सर हैं, वो बॉटनी करवाएंगे आपका, ठीक है। मैं आपके जूलॉजी के क्लासेस करवाऊंगी, यानी आपको हफ्ते में एक क्लास मिलेगा जहां पर जू का वन शॉट होगा और एक जो है वो आपका बॉट का वन शॉट होगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे आपका केमिस्ट्री का भी वन शॉट चल रहा है, केम का भी चल रहा है, बॉट का भी चल रहा है और जू का भी चल रहा है, सबका एक एक वन शॉट आपको करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आई गेस हफ्ते में अगर एक जू का वन शॉट हो रहा है, दैट्स मोर देन इनफ, है ना।
यस चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी नाउ। नो मोर क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं अगेन मैंने जैसे बोला टेलीग्राम चैनल पर पूछ लो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे फोकस चाहिए सबका। ओके नाउ नो मोर क्वेश्चन, जिनको जो जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो लेक्चर के एंड में पूछना, तो लेक्चर के एंड तक बने रहना। सबने आई होप वीडियो लाइक कर दिया है एंड लेट्स स्टार्ट, ठीक है। यस रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये चैप्टर हमको करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले चलो चैप्टर को थोड़ा एनालाइज करते हैं। यस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है। यस आखिर ये चीज आई क्यों, प्रॉब्लम्स क्या क्या हम फेस कर रहे थे, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन एंड ऑल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था, रिसोर्सेस कम होते जा रहे थे। ये ओवरव्यू दे रही हूँ मैं चैप्टर का, तो ध्यान से सुनना। वो बोलते हैं ना पूरा चैप्टर का सार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का समरी। यस प्रॉब्लम जैसे कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रही थी। अब पॉपुलेशन बढ़ते जा रही थी तो कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है भाई, रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। यस अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं जिसकी वजह से खर्चा भी बढ़ रहा था, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, प्लस रिसोर्सेज ऐसे हो गए थे कि कम हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि बंद हो जाएंगे। ओवर अर्बनाइजेशन हो रहा था, कटिंग ऑफ द ट्रीज, बहुत सारी चीजें हो रही थी जिससे प्रॉब्लम्स हो रही थी। यस तो ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो चीज सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज लाई गई। जैसे कि हमारे दो ऐसे गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज लाई, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ली गई ताकि हम जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। लोगों को अवेयरनेस फैलाना चालू करवा दिया कि भाई पॉपुलेशन मतलब कि इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। एक ही कपल से जो है 6-6, 7-7 बच्चे आ रहे हैं, उनके पास भी पैसा नहीं है बट उनको नहीं पता ना कैसे कंट्रोल करना है, तो उनको जो है सेक्स एजुकेशन देना जो है चालू करवा दिया कि प्रॉपर सेक्स एजुकेशन की व्हाट इज लाइक क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यस क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें दिमाग में ध्यान में रखनी है। फिर बर्थ कंट्रोल के बारे में लोगों को बताओ, ऐसे करो, ऐसे ऑप्शंस निकालो बर्थ कंट्रोल के, ऐसे ऐसे जो है मेथड्स लाओ बर्थ कंट्रोल के, ताकि वो जो कपल है जो बर्थ कंट्रोल लेने का सोचे भी उनको वो बर्थ कंट्रोल लेने में इजी हो, एक्सेसिबल हो, बहुत ज्यादा महंगा ना हो, ताकि वो जो आदमी है वो लेने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इजी फॉर देम। यस ये सारी चीजें। फिर वो बर्थ कंट्रोल अगर ले भी रहा है तो उसको जो है क्या उसको पूरे सेफ्टी मेजर्स पता है या नहीं पता है, कैसे यूज करना है कैसे नहीं यूज करना है। यू वोंट बिलीव बट अभी भी हमको लगता है अरे ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। नहीं, तुम लोग स्मार्ट हो गए हो, तुम लोग मोबाइल यूज करते हो, तुम लोग वीडियोस देखते हो, इसलिए तुमको पता है। अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो कि काफी बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, काफी ऐसे बैकवर्ड कम्युनिटी इन द सेंस कि जो ट्राइबल रीजन्स एंड ऐसे बहुत सारे रूरल रीजन में ऐसे अभी भी यू वोंट बिलीव अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ढंग से ये तक नहीं पता कि बच्चा पैदा कैसे होता है। यस सो दिस सेक्स एजुकेशन बिकेम वेरी बिग थिंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भाई ये चीज तो हमको जो है समझानी पड़ेगी लोगों को, कि लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि बर्थ कंट्रोल क्या होता है, बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस क्या है, व्हाट आर द मेजर्स जो कि ध्यान में रखने हैं। ठीक है फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यस ये पहले इलीगल था, क्यों, क्योंकि बहुत लोग जो है गर्ल चाइल्ड को मार रहे थे। बट काफी बार ऐसा हुआ कि यार ठीक है गर्ल चाइल्ड से मतलब नहीं है, बट अगर हमको नहीं चाहिए प्रेगनेंसी फिर भी आप हमको मेडिकली टर्मिनेट नहीं करने दे रहे, यानी कि मेडिकली टर्मिनेट यानी मेडिकल के हेल्प से टर्मिनेट करना, खत्म करना प्रेगनेंसी को, अबॉर्ट करना। यस तो ऐसा हुआ कि यार मेडिकल टर्मिनेशन क्यों नहीं करने दे रहे हो। बहुत सारे झगड़े मुटाव हुए थे, यस आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। हाय अंशु यस बहुत सारी चीजों के बाद जो है बाद में पता चला कि हाँ भाई मेडिकल टर्मिनेशन जो होना है वो होना चाहिए एक कंडीशन पे। इट्स नॉट बिकॉज गर्ल चाइल्ड है, तो गर्ल चाइल्ड है इसीलिए लोगों ने जो है सेक्स रिवीलेशन बंद करवा दिया कि भाई सेक्स रिवील नहीं करेंगे, ठीक है सेक्स रिवील नहीं किया जाएगा। बट मेडिकल टर्मिनेशन जो है अलाउ कर दिया गया एक सर्टेन कंडीशन तक। अच्छा आप रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। अच्छा आपके पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, आपको नहीं चाहिए आगे क्या बच्चे, ठीक है मेडिकल आप गलती से प्रेग्नेंट हो गई, ओके कोई बात नहीं, फिर मेडिकल टर्मिनेशन करा देते हैं। तो ये सारी चीजें अलीगल हो गई, ठीक है। यस और उसके बारे में भी क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, व्हाट आर द प्रोस व्हाट आर द कॉन्स, एवरीथिंग द एवरी पॉपुलेशन एवरी पर्सन लिविंग शुड बी अवेयर ऑफ इट, इसलिए प्रोग्राम्स किए गए, एडवर्टाइजमेंट्स किए गए, राइट। फिर लोगों को जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इतनी
तेजी से इंडिया में बढ़ते जा रहा था, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट HIV। ये जो है ऐसे जो है लोगों में फैल रहा था, एंड इट इज नॉट गुड फॉर अ पॉपुलेशन, राइट। और स्पेशली सबसे ज्यादा खराब और डेंजरस बात ये थी कि ये जो है हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशन में हो रहा था। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन में होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रोइंग पॉपुलेशन मतलब क्या है, ये जो टीनेज से एडल्ट वाला जो पॉपुलेशन है ना, यस, स्पेशली बाय द एज ऑफ 15, यू वोंट बिलीव, आप बोलोगे 15 साल हमारा एज है, वो हमारा क्या बात कर रहे, बट नहीं, सही बात कर रही हूँ, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है ना। यस, तुम्हारे क्लास में भी वो निब्बा निब्बीज होंगे, है ना, जो कि ऐसे मतलब छुप छुप के वो जो हमारा ये होता है करवा चौथ का व्रत होता है, तो फिर वो नहीं आते आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत देखने मिल रहा है। मुझे लगता है मजाक था, बट बाद में मुझे कुछ स्टूडेंट से पता चला कि उनके क्लासमेट्स में भी ऐसे निब्बा निब्बीज होते हैं जो कि ऐसे छुप छुप के ऐसा सिंदूर लगाते हैं और अपने निब्बा के लिए जो है व्रत रखते हैं। मतलब अपरंपार प्यार है, ठीक है, बट आई होप तुम लोग में से ऐसा कोई नहीं है बेटा। ऐसे डॉक्टर्स नहीं चाहिए हमको फ्यूचर में, ऐसे नहीं चाहिए। आई होप यू गाइज आर नॉट वन ऑफ देम। यस, ये नहीं झेला जाएगा मेरे से। तो वो जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन 15 से लेकर जो है आपके 40 एज वाले जो लोग हैं, 35 एक्चुअली आई वुड से 35, जिनमें बहुत ज्यादा जो बहुत फुर्तीले हैं, यू नो, दे आर वेरी कूल एंड रैंडम, जो आजकल की दुनिया में बहुत कॉमन हो गया है, दैट लाइक यू नो casual sex या having multiple partners and all that, which is very dangerous. Why? Because if you're not aware of your partner, अगर आपको पता नहीं है कि आपका पार्टनर कैसा है, क्या आपके पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होना जो है पॉसिबिलिटी है। अब आपको नहीं पता और किसी को HIV है, यस, एंड यू जस्ट वेंट एंड यू आर नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन, आपने कॉन्डम यूज नहीं किया, एंड यू गॉट इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी विद दैट पर्सन, आपको HIV हो जाएगा। अब ये सोचो कि एक रैंडम से टाइम पास के लिए आपने जो है अपने जिंदगी भर की बीमारी पकड़ ली, HIV। यस, ऑल्दो इट इज, ऐसा नहीं कि अनटचेबल है कि कोई उसको टच करेगा तो उसको भी हो जाएगा, नहीं, बट इट इज डेंजरस फॉर यू ना, यू आर गोइंग टू डाई, यू नो दैट ट्रीटमेंट नहीं है HIV का, है ना। तो ये सारी चीजें भी लोगों तक जो है पहुंचानी थी कि भाई इतना अवेयरनेस तो लोगों में होना चाहिए, ठीक है। यस मैम, आप जब हो तो बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू यार ललन। चलो अंशु, क्या शुरू नहीं हुआ मैम? वन क्वेश्चन कि पीरियड के टाइम पेन किलर क्यों नहीं लेना चाहिए? अरे बेटा, क्योंकि पेन किलर मतलब देखो यू नो, ऐसा नहीं कि लेना नहीं चाहिए, बट यूजुअली कैसा होता है, पीरियड्स पेन किलर अलग से आपका आता है ना, आपको पता है। पेन किलर नहीं लेना चाहिए बिकॉज पेन किलर के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट। आपको इतना ज्यादा पेन किलर नहीं खाना चाहिए, आप जब खाने लगते हो यू गेट हैबिचुअल फॉर दैट, यू शुड नॉट टेक पेन किलर्स, ओके। वो कॉन्ट्रैक्शन हो इसलिए रहा है ताकि आपका जो है, अगर आपका स्लीप साइकिल बराबर नहीं है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, तो ही पेन होता है, सबको पेन नहीं होता, कुछ कुछ लोगों में बहुत ज्यादा पेन होता है। अगर आपका कुछ स्लीप साइकिल बैलेंस नहीं है, सो आप बेस्ट ये होगा कि आप हॉट वाटर बाथ ले लो, या फिर आप जो है गर्म वो रख लो, कुछ हीटिंग पैड रख लो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन देन लाइक यू नो अपने लिवर पे इतना ज्यादा प्रेशर डालने से अच्छा, ठीक है। बट एनीवे, ओके, चलो फिर लास्ट में आता है आपका इनफर्टिलिटी। अगर कोई पॉपुलेशन है जो कि बच्चा पैदा करना चाहता है बट वो नहीं कर पा रहा है, कुछ इश्यूज है, चाहे वो जो है इश्यूज मेल में हो चाहे वो इश्यूज फीमेल में हो, अगर ऐसा कोई इश्यूज है कोई भी एक कपल के बीच में, इनफर्टिलिटी हो रही है, अब ये कैसे पता कि इनफर्टिलिटी है? अगर वो कपल जो है ये 1 साल तक, यस 1 ईयर तक विदाउट प्रोटेक्शन, यस 1 ईयर तक बिना प्रोटेक्शन के अगर वो सेक्स कर रहा है और वो बिना प्रोटेक्शन के जो है इंटरकोर्स करके ट्राई कर रहा है बच्चा पैदा करने का, यानी बिना प्रोटेक्शन के वो इजैकुलेट भी कर रहा है फीमेल के बॉडी में, उसके बावजूद, यस उसके बावजूद जो है अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो दैट मीन्स कुछ तो इनफर्टिलिटी का लोचा है, ठीक है। अब ये जो है, यस ये चीज जो है फिर बाद में आपको जो है आपके डॉक्टर्स, आपके गायनेक्स के पास जाके वो चीज चेक करवानी पड़ती है कि भाई किस में इश्यू है, यस ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है और फिर इसी में आता है आपका डिफरेंट मेथड, जैसे IVF, यस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यस
चलो मैम आईवीएफ क्या होता है? देव दुबे वही तो पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में, कि उसी के लिए जो है हमने जो है टेस्ट ट्यूब बेबीज जो हम कहते हैं, यस हम जो कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये सबके मेथड्स अलग अलग मेथड्स आने लगे कि किस तरीके से आपको जो है यस इनफर्टिलिटी को सोल्यूशन के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज आए, जिसको हमने नाम दिया आर्ट। क्या है आर्ट का फुल फॉर्म? जल्दी से बताओ, किसने पढ़ा है? यस आर्ट का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताओ, किसी ने तो पढ़ाई की होगी, एग्जाम तो आ गए हैं अभी 2 महीने में। चलो बताओ बताओ, आर्ट का क्या फुल फॉर्म है बेटा? यस अरे गिफ्ट वो सब फुल फॉर्म वो बाद में डिस्कस करेंगे। आर्ट बताओ, गिफ्ट तो उसके अंदर का सब टॉपिक्स है, वो हम लेक्चर के टाइम पे करेंगे आगे। आप बताओ अभी आर्ट क्या है? व्हाट इज आर्ट? किसी ने नहीं पढ़ाई की है? यस मुझे, आकांक्षा, अनुज, साच, सीमा, क्या बात कर रहे हो यार, किसी ने नहीं पढ़ाई की है? किसी को नहीं पता आर्ट क्या है? यस असिस्टेड फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, क्या बात है एलके, बहुत सही। यस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यस कि आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बेटा, यस रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव। तो ये क्या है कि आपको रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, यस दीपांशी रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज लाई गई, ठीक है। अब वो आर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे लेक्चर में देखेंगे, बट आई होप सबको लेक्चर का सारांश समझ में आ गया होगा, सबको समरी समझ में आ गई होगी, यस सबको सारी चीजें की एग्जैक्टली चैप्टर क्यों पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीजें समझ में आ गई। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना बेटा, वो है आपका बर्थ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चन आता है। यस आपके एसटीडी इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये समझ के रखो 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं बेटा, बिल्कुल इसको ऑप्शन में नहीं रख सकते, ठीक है। यस दीपक, चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सब लोग ध्यान से जो है मेरे साथ पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल टाइम पास नहीं, अपने नोटिफिकेशंस बंद कर दें। कोई मुझे ये नीचे ऊपर से नोटिफिकेशंस आ रहा है, चैटेज अपनी बंद कर दें, बिल्कुल यहाँ पे फोकस करो। चैटेज मतलब ये लाइव चैट नहीं, लाइव चैट चालू रखो, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है वो सब लिखते जाओ ताकि आपका रिवीजन होता रहे, दैट्स द बेस्ट वे। यस कोई भी कभी भी डाउट होता है तो ढेर सारा इमोजी भेज देना ताकि मुझे ढेर सारे चैट्स में दिख जाएगा कि ये बच्चे को डाउट है, ठीक है, वो सब चीज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसका डेफिनेशन दिया गया था, किसने दिया डेफिनेशन? WHO ने। यस किसने दिया डेफिनेशन? WHO ने। WHO ने बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। यस तो आपको समझना है हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपको डिजीज नहीं है, यस हेल्थ का मतलब आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है, यस आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, आपका सोशल वेलबींग कैसा है। अब ये सारी चीजें विथ रिस्पेक्ट टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बोलोगे हेल्थ एंड डिजीज में भी तो यही सेम डेफिनेशन है, नहीं तो वो ओवरऑल हेल्थ का था, बट हियर वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बच्चा हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, सारी चीजें हर तरीके से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पर्सपेक्टिव से आपका हेल्थ जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मेन वुमेन शुड बी इन्फॉर्म्ड, सबको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, क्या इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल मेथड्स, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, यस और फैमिली प्लानिंग करने के लिए क्या क्या चीजें असिस्टेंस उनको जो है प्रोवाइडेड है या अवेलेबल है, वो सारे इंफॉर्मेशन उनके पास होने चाहिए। दे हैव द राइट टू अप्रोप्रिएट हेल्थ, यस सबके पास एक राइट है कि भाई मुझे जो है अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मुझे सारे इंफॉर्मेशन पता होने चाहिए कि हेल्थ केयर में क्या क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है, अगर मुझे कोई असिस्टेंस चाहिए तो वो मुझे इजीली मिल जाए, तो मुझे हेल्थ केयर असिस्टेंस सर्विसेज मिलनी चाहिए, यस जिसके वजह से वुमेन यस टू सेफली गो थ्रू प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ, चाहे अमीर से अमीर हो गरीब से गरीब हो, हर किसी का हक है, दे हैव द राइट कि उनको एक अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। यस क्योंकि बहुत टाइम तक ऐसा हो रहा था कि घर में बच्चे पैदा कर रहे हैं, अब उसमें क्या हो जाता था, कभी कभार हो जाता था, कभी कभार या तो मम्मी की जान पर खतरा हो जाता था, कभी बच्चे के जान पर खतरा हो जाता था। यस बहुत सारे इश्यूज होते थे, मम्मी वीक हो जाती थी क्योंकि बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। यस
तो वो चीज जो है ऐसी हो जानी चाहिए। यस, ये सबको समझ में आया कि रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ये सब जो है इजीली अवेलेबल हो, सारी सर्विसेज, कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, सबको जो है सर्विसेज अच्छी मिलनी चाहिए। ठीक है, यस। अब प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, जो कि मेन फैक्टर है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया क्या, कि इंडिया जो है पहली कंट्री थी, और ऑब्वियस सी बात है हमको ये भी पता है कि इंडिया आज के टाइम पे फर्स्ट है आपके पॉपुलेशन में, बराबर। यस, तो इंडिया पहली कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने ये इनिशिएटिव ली, यस, कि भाई प्लानिंग करो, प्रोग्राम्स बनाओ नेशनल लेवल पर, सबको पता होना चाहिए, सबको ये चीज पता होना चाहिए, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गुड। ये सबको ये जो है अवेयरनेस फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। ठीक है, यस, ये जो है प्रॉब्लम्स जो हैं सबको समझ में आ गए और सबने उसका सोल्यूशन निकालना चालू कर दिया। सो दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग। इसको क्या कहते हैं हम, फैमिली प्लानिंग कहते हैं, जो कि इनिशिएट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, 1951 में ये चीज इनिशिएट हुई थी। ठीक है, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स, देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन, जो कि हर चीज जो है हर एक नागरिक को, इंडियन नागरिक को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने जो है ये इनिशिएटिव ली थी फैमिली प्लानिंग के। इट्स अ प्राउड मोमेंट दैट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ये इनिशिएटिव ली कि भाई लोगों में ये ज्ञान पहुंचाओ। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था। यस, सो इन द लास्ट सेंचुरी all round development in various fields significantly improved the quality of the लाइफ ऑफ द पीपल, है ना, सबकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ गई। अब हमको अच्छा खाने मिल रहा है, अच्छा जो है हमको कितना भी कचरा क्यों ना खाए, सबके लिए मेडिसिन से, हर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास मेडिसिन आ गई है। हमारे पास जो है डॉक्टर्स इतने अच्छे अच्छे बन गए, अब तुम लोग जैसे डॉक्टर्स आ गए हैं। यस, अब जो आएंगे फ्यूचर में तो इतने स्मार्ट स्मार्ट डॉक्टर्स आ गए हैं, इतने स्मार्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो कि अवेलेबल हैं हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। यस, जिसकी वजह से क्या आपको पता है कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, हमारे पास बेटर लिविंग और कंडीशंस हैं। यस, हैड एन एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब इसकी वजह से क्या हो गया, मोर्टालिटी रेट जो है वो कम हो गया, यानी लोग मरना कम हो गए और लोग जो है बढ़ते गए, लोगों की लाइफ बढ़ते गई। ऐसा हो गया कि मोर्टिलिटी जो है कम हो गया। यस, सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज 2 बिलियन 2000 मिलियन, यस, कब 1900 में, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। यस, 1900 में 2 बिलियन था। ठीक है, यस, अब 2 बिलियन था वो सीधा, यस, ये कब की बात हो रही है, 1900 में 2000 मिलियन। ठीक है, ये सीधा बढ़ गया कितना, 6 बिलियन। ठीक है, ये सीधा बढ़ गया 6 बिलियन। कौन से साल में, 2000 में। बस 1900 से 2000 तक की ये जो दूरी थी, इतने में इतना बढ़ गया, समझ रहे हो, 2 से सीधा 6 बिलियन। यस, तो इंडियन पॉपुलेशन अभी भी बढ़ते जा रहा है और हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। पहले चाइना नंबर 1 पे था, अब इंडिया नंबर 1 पे है। इंडियन पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़ एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा सिर्फ 35 करोड़ था, अब क्रॉस कर दिया है 140.76 करोड़। और रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मोर्टालिटी जो रेट थी, यस, कि आपका मम्मी का मरना होता है मेटर्नल मोर्टालिटी, मेटर्नल यानी मदर, मेटर्नल यानी मदर, मोर्टालिटी मतलब होता है यस डेथ। ठीक है, तो मोर्टालिटी, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट यानी कि MMR मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट, यानी कितने तेजी से जो मम्मियां, यस, मम्मियां जो मर रही हैं उसका रेट, और जो बच्चा मर रहा है इन्फेंट, यस, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये जो है डिक्लाइन होते गया, क्योंकि सबको जो है अच्छे जो ये क्या हो गया, सॉरी, आपका रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट हो गया। ठीक है, कि डेथ रेट का डिक्लाइन हो गया, पॉपुलेशन जो है बढ़ता गया। यस, मैटरनल मोर्टालिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एज वेल एज
यस, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, यही वो रीजन था क्यों क्यों आपका पॉपुलेशन बढ़ते गया। बच्चा नहीं मर रहा, मम्मी नहीं, इसका मतलब ये नहीं हमको चाहिए कि उन लोग मरे, नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा। यस, हाय नमस्ते। यस, तो यहाँ पर ना देव दुबे, यार देख शांत हो जा वरना मैं फालतू का ब्लॉक कर दूंगी। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो निकल लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो, ठीक है। मैंने तुम्हारी फीस नहीं भरी है, ठीक है। और मतलब आई हैव जस्ट टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयरिंग द नॉलेज विथ यू गाइस, ताकि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, आपका बोर्ड्स अच्छे से हो जाए, वो मैं अपने शौक से कर रही हूँ, है ना। मैंने आपके कॉलेज की फीस भरी नहीं है, तो अगर आपको नहीं पढ़ना है कृपया करके छोड़ दें, ठीक है। यस, चलो, बट बाकी बच्चे जो पढ़ने आए हैं उनको पढ़ने दें, ओके। यस, दीपक प्लीज टेल हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन प्री बोर्ड 2। बेटा अभी बहुत जल्दी ना हम लोग अगले हफ्ते से वो चालू करने वाले हैं, क्या बोलते हैं का ये यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, पता चल जाएगा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शिद्दत से सॉल्व करो, एकदम सारे चैप्टर्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। यस, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वन शॉट्स अटेंड करो, वन शॉट्स अटेंड करने के बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। एम्बाइब में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका CYOT है, यानी क्रिएट योर ओन टेस्ट का ऑप्शन है एम्बाइब में, उस पे जाओ, 5 मिनट का टेस्ट दो, 15 मिनट का टेस्ट दो, पता चल जाएगा चैप्टर कितना अच्छे से पढ़ के हुआ है। ये जब हो जाएगा आपका, यस ये सब जब हो जाएगा तब आप जो है सीधा एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस उठाओ, देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करोगे, एक दिन में एक चैप्टर उठाओ, अच्छे से सारी चीजें कर लो, हो जाएगा, ठीक। यस, चलो। हाय मुसेब, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मतलब पहले खुद से तो पढ़ा होगा यस, चलो। 610 इन एग्जाम, क्या मैम सिलेक्शन हो जाएगा? अरे क्या बात है यार, 610 इज अ वेरी गुड स्कोर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट कीप कंसिस्टेंटली कीप डूइंग इट, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार। और हो जाएगा ना तो मुझे बायो हैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताना, अपने मार्कशीट्स भी शेयर करना, मैं सबके साथ शेयर करूंगी, हर एक इंसान को बताऊंगी ये देखो स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। पे करना होगा बिल्कुल नहीं, एम्बाइब का ऐप जो है फ्री है आप लोग के लिए, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यस, चलो, ओके। वन डिफरेंस, बेटा डिफरेंस नहीं, ये देखो क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। MMR मम्मी मर रही है, IMR बच्चा मर रहा है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी रेट मतलब क्या होता है कि मरना, डेथ का रेट गिरते जा रहा है, ना बच्चा मर रहा है ना मम्मी मर रही है, जिसकी वजह से मस्त पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि बच्चा और मम्मी मरे, बट हम चाहते हैं कि वो जो मम्मी है उनको अच्छी से प्लानिंग की पता चले। यस, कि बेटा जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, जो रैंडम क्वेश्चंस हैं, प्लीज आई विल टेक दोस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशंस, ठीक है। फिलहाल चैप्टर पे ध्यान देते हैं, वरना पूरा लिंक टूट जाता है, ठीक है। फिर बाद में आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैम कमेंट्स नहीं पढ़ रही, मैं बिल्कुल सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, बट मैं बीच बीच में ये सब डिस्कशन नहीं कर सकती। जो बच्चा एकदम बुक लेके बैठा है पढ़ने के लिए, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज आप लोग अपने आप बीच में बात करना है तो आप लोग खुद से बात करिए, बट आई वुड सजेस्ट यू पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं, फिर ये सब चर्चा करने के लिए हमारे पास टाइम है, तुम लोग टेंशन ना लो ठीक है। यस, चलो, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवेयरनेस। यस, अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। यस, क्या अवेयरनेस फैलानी है हमको, क्या बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स किए गए। यस, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में कि लोगों को वो चीज के बारे में पता हो, इंफॉर्मेशन हो, लोगों को पता होना चाहिए कि उनके शरीर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यस, दीज आर popularly termed as reproductive and child health care programs. Yes, RCH programs, reproductive and child health care programs, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। Yes, इनका 2 एम था, 2 पर्पस था इनका। पहला, इनको क्रिएट करना था अवेयरनेस लोगों के, इसमें कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई क्या सिस्टम है, कैसा है, क्या इसके एम्स क्या है, ठीक है। फिर दूसरा, यस,
प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट। अगर किसी को कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, तो उनको सोल्यूशन देने के लिए हमारे पास जो है एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, जो जो सर्विसेज की जरूरत है, वो हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वीडियो देख लेते हैं हम लोग, बहुत प्यारा सा वीडियो है। सी, यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारा इस तरीके से जो है बच्चा ग्रो होता है ना। यस, इस तरीके से जो है हमारा फीटस ग्रो होता जाता है। पूरा 9 महीने जो है ये मम्मी के गोद गर्भ में रहता है, गोद में बोलने जा रही थी मैं गर्भ में रहता है और ये जो है पैदा होता है, बराबर। तो ये जो प्रोसेस है 9 महीने का, काफी सारे चेंजेस होते हैं। यस, आपके फीमेल के बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मदर के भी बॉडी में, और फीटस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मदर्स को अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, कुछ कुछ देखो पैदा हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं उनको नहीं पता। तो ये चीज कि भाई जो लोग एजुकेट हो रहे हैं, जैसा आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ये आप लोग सिर्फ एग्जाम में स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ रहे, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि फ्यूचर में जाके जो है आपको ये सारी चीजों के बारे में ज्ञान हो। ठीक है, ताकि आप कोई ऐसी गलती ना करें। समझ में आया? यस, चलो, नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। यस, क्या क्या बर्थ कंट्रोल मेथड्स है उसके बारे में हमको ज्ञान जो है सबको पता होना चाहिए, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत हो, दोनों को जो है पता होना चाहिए कि आपके बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से मेथड्स हैं। यस, आपका जो है प्रेग्नेंट मदर्स का ध्यान कैसे रखना है, क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, हर चीज। पोस्ट नेटल केयर, यस, कि आपका चलो आपका हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, उसके बाद भी मम्मी का ध्यान रखना चाहिए। यस, क्योंकि मदर का भी बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। यस, चाइल्ड का ध्यान रखना चाहिए। ये सब इनका एम था, ये सब इनके प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स था आपके कि लोगों में ये सारे अवेयरनेस जो है हमको पहुंचाने हैं। ठीक है, लोगों को ये बताओ कि ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए माँ का दूध क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग ने इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ा है, हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है, इसलिए तुमको पता है क्या भाई वो तो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि एंटीबॉडीज मिलते हैं। जल्दी बताओ कौन सा एंटीबॉडी मिलता है? यस, और मम्मा के मिल्क को, फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। यस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे ही बाकी लोगों में, जनरल लोगों में जो पढ़ाई नहीं भी कर पा रहे, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, उनको भी ये सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ये गोल था हमारे RCH प्रोग्राम्स का। ठीक है, यस, चलो, देयर शुड बी अवेयरनेस अबाउट सोशल इविल्स ऑल्सो। ये जो ड्रग्स, टबैको, गांजा, मैरिजुआना है ना, वीड, ये सब आजकल के टर्म्स हैं, इसलिए मैं ले रही हूँ, इसमें लिखा नहीं है। तो ये सब के बारे में भी बच्चों को अवेयरनेस करानी चाहिए, क्योंकि अब हमको लगता है कि ये तो बड़े लोग ही करते हैं। नहीं, मैंने देखा है कि 12th वाले बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, बहुत कूल लगता है उनको, स्मोकिंग चालू कर देते हैं। यस, आजकल तो वीड बहुत कॉमन हो गया है भाई, वीड फूकने लगे हैं सब लोग, हैश फूकने लगे हैं। यस, वेरी नाइस अनीशा, कोलेस्ट्रम, वेरी नाइस दीपांशी, IGA, यस मुसैब, यशवीर, बहुत सही, यस स्वाति, परफेक्ट, यस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो सोशल इविल्स होते हैं, कि आपका पॉपुलेशन तो बढ़ते जा ही रहा है, ठीक है, प्लस सेक्स अब्यूजेस, ये सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो हो रहे हैं। तो हर चीज सेक्स रिलेटेड क्राइम का मतलब यही नहीं होता कि रेप हो जाए, ये तो अल्टीमेट हो गया। बट जो बोलता है ना कि एकदम खराब तरीके से किसी लड़की को टच करना, एंड आई नो कि ये जो है मैक्सिमम, जो मुझे लगता है 90% लड़कियां हैं जो ये चीज कभी ना कभी लाइफ में फेस करती है। पता नहीं 90% बोलना ठीक रहेगा कि नहीं, बिकॉज मुझे लगता है 99% ऐसा एक ना एक बार होता ही है कि कोई जो है रैंडम लोग, यस, ऐसा बहुत खराब तरीके से अगर किसी को टच करने आ रहे हैं, यस, तो वो लड़कियों को पता होना चाहिए, स्पेशली जो स्कूल गर्ल्स हैं, उनको ये चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती अच्छे से, नॉलेज। अभी आप लोग को पता है, यस, हाय काजल, यस, अब आप लोग को पता है कि ये चीज होती है और ये चीज गलत है,
ठीक है, बट स्कूल गर्ल्स जो होती हैं उनको ये चीज के बारे में नहीं पता। यस, और वो भी ये सारे फेसेस करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता उनको क्या मिलता है वो आदमी लोगों को या लड़कों को, बट आप आजकल आप लोग यू गाइज आर लाइक यू नो ऑन सोशल मीडिया, यू नो आजकल क्या चल रहा है। यस, कि लोग कैसे कर रहे हैं लोगों के साथ, है ना। तो सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी होते हैं आपके रिलेटिव्स, बहुत सारे ऐसे हैं, दूर के चाचा मामा, मतलब आई नो इट साउंड्स वेरी बैड, बट I'm given a platform like this and I have an opportunity। तो मुझे लगता है अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है और मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे पता है कि मैं ये चीज के बारे में खुले मुंह से बोल सकती हूँ, तो आई थिंक आई शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड टेल यू गाइस। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि घर वाले नहीं बोलते हैं, जो कि बोलना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी के मम्मी पापा भी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये चीज जो है पता होनी चाहिए कि मेक इट नॉर्मल, नॉर्मलाइज कर दो। यस, अपना सोसाइटी का वो बचाने के चक्कर में कि नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हो चाचा मामा को, नहीं तुम्हारी कोई गलती होगी, नहीं वो लड़की क्या ही गलती करेगी स्कूल की, है ना। बट ये चीज आजकल होने लगी है। यस, एंड पेरेंट्स का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि बच्चों को बताओ कि भाई ये होता है। यस, एंड ये नॉर्मल नहीं है। कोई अगर आपको जो है अनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। यस, सो सोशल इविल जैसे सेक्स अब्यूज जो होता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं, यूज ऑफ ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल जो आजकल बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया आज के पॉपुलेशन में, बट ये नहीं अच्छी बात है। ये आपके बुद्धि को तो भ्रष्ट करता ही है, प्लस आपका जो है बॉडी का हेल्थ पूरी तरह से डिटोरिएट करता है। तो ये सारी चीजें यंग पीपल में जो है आपको बतानी है, वो आपका एस्पेक्ट है आरसीएच का, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करते हैं। एसटीडी क्या है? एसटीडी एक डिजीज है और इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है यानी कि अब ये जो है ये ऐसी डिजीज है जो कि सेक्सुअली ही ट्रांसमिट होगी, यानी कि बट हाँ इसमें एक और एक चीज ये आ जाता है कि काफी बार जो है लोगों को ऐसे भी एसटीडी हैं जैसे एचआईवी। एचआईवी ऐसा है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो जाता है, यस ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो जाता है तो भी वो इंसान को जो है एचआईवी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, बट कुछ ऐसे हैं जैसे एचआईवी है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिजीजेस हैं और इनके कॉजेटिव एजेंट्स हैं, इनका पूरा टेबल दिया गया है। कोई जरूरत नहीं स्क्रीनशॉट लेने का, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने का, पेन पेपर नीचे रख लो। ये सबका पीडीएफ में शेयर कर दूंगी तुम लोग को बायो हैंकर्स के चैनल पर, ठीक है। बार बार याद दिला रही हूँ, ये सब पीडीएफ में तुम लोग को बायो हैंकर्स के चैनल पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो ये ऐसे डिजीजेस हैं, इन्फेक्शंस हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से, जिसको कलेक्टिवली वी कॉल एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और वी आल्सो कॉल्ड इट एज वेनेरल डिजीज, वेनेरियल डिजीज, वीडी भी कहते हैं। एंड आपका जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि आरटीआई, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, जैसे एचआईवी एड्स की बात करें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है। यस, सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। आप बोलोगे मैम ये एनसीईआरटी में नहीं है, बेटा है, पता है कौन से चैप्टर में, हेल्थ एंड डिजीज में, वो भी तो 12th स्टैंडर्ड में ही आता है। तो ये चैप्टर एक्चुअली कोइंसाइड हो जाता है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और आपके हेल्थ एंड डिजीज में, तो ये जो है कोइंसाइड हो जाता है, ठीक है। यस, हाय मोहित, वेलकम वेलकम, बहुत जल्दी आए तुम लोग। यस आज बैड टच गुड टच ये सब बताना बिल्कुल जरूरी है। यस चलो, मुसैब पूछ रहा है कि मैम आप मुस्लिम हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा, क्या फर्क पड़ता है, मुस्लिम रहो हिंदू रहो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है। यस, मुस्लिम रहूंगी तो भी वैसे ही पढ़ाऊंगी, हिंदू हूं तो भी वैसे ही पढ़ाऊंगी। ये तुम लोग के मुंह पे अच्छा नहीं लगता। ये जो हमारे एल्डर्स है ना, जो हमारे जो दादा दादी, इन लोग सब है ना, इन लोग के मुंह से ये सब अच्छा लगता है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तुम लोग के मुंह से नहीं अच्छा लगता ये सब। अभी हम लोग न्यू जनरेशन है, हम लोग को थोड़ा अपडेट करना चाहिए अपने आप को, है ना। यस चलो, बट जस्ट तुम्हारे शांति के लिए मैं बता देती हूँ, मेरा पूरा नाम काजल अरुण सिंह है, ठीक है। तो
ठीक है हाँ ओके चलो जेनाइटल हर्पीस ये होता है सिंप्लेक्स वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस बी ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, कैंडियासिस ये आपका कैंडिडा फंगल, ये जो लड़कियों में जो यूजुअली जो इन्फेक्शन हो जाता है बहुत फटाक से यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, ये एक्चुअली कैंडिडा के वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है यस अरुण, अरुण मेरे पापा का नाम है, मेरी शादी नहीं हुई है ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन मत पूछना yes thank you Aniket yes what is your name beta my name is Kajal Singh Kajal Singh ठीक है yes okay enterobiasis enterobiasis enterovermicularis नीमेटोड के वजह से होता है, गोनोरिया फिर आपका क्लैमिडिया आपका ट्राइकोमोनियासिस ये सब आपके हेल्थ एंड डिजीज में और डेप्थ में हम लोग बात करेंगे। ठीक है yes चलो ओके तो ये हमारा हो गया कि ये कौन से हैं, ये आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो कि आपके अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया है अभी इनसे बचने का बेस्ट तरीका क्या है, यूज कॉन्डम, बैरियर मेथड बेस्ट मेथड है, आपको एसटीडी नहीं होगा। ठीक है यस ओके चलो there are more than 30 known STDs 30 known STDs they are caused by virus bacteria parasites and fungi। इसमें से आपको एक चीज याद रखनी है कि जो चीज वायरस से कॉज हो रही है ना उनका हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस जैसे HIV नहीं है ट्रीटमेंट हमारे पास। ठीक है यस चलो एक एक करके पढ़ेंगे, जेनाइटल वार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है क्विक करेंगे जितना एनसीईआरटी में काफी उतना ही। जेनाइटल वार्ड्स है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है, आजकल तो उसके वैक्सीन भी आने चालू हो गए, आजकल बहुत एड्स आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, तो ये कॉज करता है जेनाइटल वार्ड्स। दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि कॉज हो रहा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। बहुत पेनफुल वार्ड्स हो जाता है आपके जेनाइटल्स में, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इचिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा ऐसे छाले जैसे पड़ जाता है, वार्ड्स हो जाता है यस और फीमेल इन्फेक्शन जो है वजाइना तक स्प्रेड हो सकता है एंड सर्विक्स तक, मतलब वजाइना सर्विक्स तक अंदर तक जो है स्प्रेड हो सकता है। ठीक है विच इज अ वेरी रिस्की पार्ट कि आप जो है कुछ कर भी नहीं पाओगे, आपका पूरा जो सिस्टम है वो जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है यस जेनाइटल वार्ड्स ट्रांसमिट होता है अगर अनप्रोटेक्टेड आपने सेक्स कर लिया किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि उसको इन्फेक्शन है। ठीक है चाहे वो वजाइनल हो, ओरल हो या फिर एनल हो, एंड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वार्ड्स, यानी किसी को वार्ड्स है आपने वो टच कर लिया तो आपको भी वार्ड्स हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है यस नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हो रहा है। इंडिविजुअल्स इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, उसको बुखार हो जाता है, उसको जॉन्डिस हो जाता है, बहुत सारी उल्टियां होती हैं, वीकनेस हो जाता है, हेडेक हो जाता है एंड एब्डोमिनल पेन भी होता है। हेपेटाइटिस ये हेपैटिक जो वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है, हेपैटिक वर्ड जो है लिवर के लिए होता है, और जब उसमें आइटिस लग जाता है, ये जनरल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जब किसी चीज में जो है आइटिस लग जाता है यस तो आइटिस लग जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन हो गया है, क्या हो गया है, सूजन आ गई है। तो हेपेटाइटिस हो गया यानी कि हेपैटिक टिश्यूज में यानी लिवर के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो भले ही ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बट इसका जो वायरस है ये सीधा जाता है आपके लिवर में और लिवर का जो है बैंड बजा देता है। ठीक है द वायरल डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी ये सब सेक्स की वजह से नहीं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से नहीं, ये जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हम करते हैं और अगर सपोज किसी को हेपेटाइटिस बी था उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो उसके बॉडी में भी वो चला जाएगा। फ्रॉम एक्सपेक्टिंग मदर टू द बेबी, यानी अगर किसी मदर को हेपेटाइटिस है और वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बच्चे को भी वो ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू इन्फेक्टेड नीडल, यानी कि अगर आजकल जो है आपने सबने उड़ता पंजाब तो देखा ही होगा यस है ना। चलो तो जो उड़ता पंजाब है यस तो उड़ता पंजाब में दिखाया गया है ना कि एक ही इंजेक्शन लेते हैं, मस्त ड्रग्स लेते हैं और वही चीज जो है मतलब इतनी गरीबी की ड्रग्स ले सकते हैं लेकिन इंजेक्शन नहीं खरीदेंगे नालायक लोग। तो उन लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप में बैठते हैं ऐसे है ना झुंड बना के और फिर क्या करते हैं एक लड़के ने इंजेक्शन लिया फिर वही नीडल पास करता है, फिर दूसरे ने भी सेम नीडल से लिया। अब मेरे को बताओ एक को भी अगर ये एसटीडी हुआ रहेगा यस अब इतने नालायक है कि ऐसे ग्रुप में बैठ के जो है ड्रग्स ले रहे हैं तो मतलब
एसटीडी भी हो ही सकता है, मतलब उतना तो पहुंचे हुई होंगे ही उन लोग। तो ये सोचो कि अगर उस पूरे सर्कल में एक को भी एचआईवी या फिर हेपेटाइटिस हुआ, एक को भी, सबको फैल जाएगा और पता तक नहीं चलेगा किसी को, है ना। यस, तो ऐसे इन्फेक्टेड नीडल यूज करने की वजह से, इसीलिए आप देखोगे जब भी डॉक्टर आपको इंजेक्शन देने जाता है, ये आपका हक है देखने का, चेक करने का। वैसे तो डॉक्टर खुद दिखाता है कि ये नया खोल रहा हूं मैं, प्लास्टिक आपके सामने ही खोलता है। अगर नहीं कर रहा है, अगर वो आपको छुपा के कर रहा है, आपका पूरी तरह से हक है ये बोलने का कि भाई आपने नया नीडल यूज किया है या नहीं किया है, ठीक है। यस, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब आप ब्लड देते हैं तो आप किसका ब्लड चढ़ा रहे हैं, उसका ब्लड पहले चेक होना चाहिए, क्या उसको हेपेटाइटिस तो नहीं है, क्या उसको एचआईवी तो नहीं है, क्योंकि खून की कमी है, ब्लड चढ़ाना है, ब्लड तो दे दिया, बाद में पता चला वो ब्लड में जो है एचआईवी वो सब है, वेरी डेंजरस। यस, चलो फिर आते हैं हम हमारे सबसे डेंजर वाले इस पे डिजीज, एसटीडी पे, एचआईवी एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। यस, ये ऐसा वायरल डिजीज है जो कि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में कॉज होता है। आपके जो वायरस है उसका नाम ही देखो, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, यानी ह्यूमन है, यानी ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी ये इम्यून सिस्टम को कम कर दे रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को शट कर दे रहा है। तो ये क्या कर देता है, शट कर देता है आपकी इम्यूनिटी को। अब बताओ मेरे को, आपकी इम्यूनिटी ही शट हो गई, ये कोई डिजीज नहीं हो रहा आपको, इन्फेक्शन, इचिंग कुछ नहीं होगा, बट ये बताओ अगर आपकी इम्यूनिटी ही मर गई, आपके सोल्जर्स ही मर गए, तो कोई भी आकर आप पे हमला कर देगा कभी भी आपको। ये लोग जो है कॉमन कोल्ड से भी मर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमको कॉमन कोल्ड हुआ, कुछ दिन तक खांसी जुकाम होगा, 3-5 दिन में जो है काढ़ा वाढ़ा पिया, स्टीम वीम लिया, चिल मार के, विक्स विक्स लगा के हम सो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है, हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से जो है लगा हुआ है। ये साज पूछ रहा है मैम क्लास कितने देर तक? बस बेटा चैप्टर खत्म होने तक 9 बजे तक है क्लास। अगर चैप्टर 9 बजे के पहले खत्म हो जाएगी तो मैं 9 बजे के पहले छोड़ दूंगी, ठीक है। यस, चलो बताती हूँ दीपांशी, ठीक है। यस, तो ये चीज हो जाता है, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम ही मर गया तो फिर आप को बचाएगा कौन, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेडलीस्ट ऑफ ऑल द एसटीडीज, डेडलीस्ट, क्योंकि इनको ये एचआईवी से तो नहीं मरते हैं, बट ये एचआईवी जो इम्यूनिटी इनका शट कर देता है, उसके वजह से किसी और डिजीज के वजह से जरूर मर जाते हैं। इनमें फीवर, बॉडी पेन, बॉडी रैशेस, वीकनेस, चिल्स यानी बहुत ठंड लगना, ईचीनेस, सोर थ्रोट, गला खराब, एंड सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन इंडिविजुअल्स जिनको एड्स हो जाते हैं। यस, और ये जो इन्फेक्शन है ये इतना ज्यादा बढ़ता है, इनका ठीक नहीं होता, हमारा कैसे ठीक हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमारे एंटीबॉडीज मार रहे हैं, इनके पास एंटीबॉडीज ही नहीं बन रहे, कम हो गए, डेफिशिएंट हो गए, शट हो गया है इम्यून सिस्टम, तो इनके पास तो वो होता ही नहीं है। तो इनको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, सर्दी जुकाम कुछ भी हो गया, तो इनका तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है। दिस इंक्लूड्स ग्रेजुअल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज ही मरते जा रहे हैं, ऑकरेंस ऑफ माइनर अपॉर्चुनिटिस्टिक पैथोजेनिक इन्फेक्शंस एक्सेट्रा, यानी थोड़ा सा भी कुछ भी अगर मिल गया अपॉर्चुनिटी आपके बॉडी में जाने का, कॉमन कोल्ड ही क्यों ना हो, तो गजब फिर बाद में ठीक ही नहीं होता। यस, अच्छा, इन लोग को जो है निमोनिया एंड ऑल भी बहुत जल्दी हो जाता है। यस, निमोनिया क्या है? अब निमोनिया क्या होता है? निमोनिया होता है आपके लंग्स के अंदर, ये वैसे हम लोग हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। निमोनिया हो जाता है आपके लंग्स के अंदर, जब आपके लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड भर जाता है उसको हम निमोनिया कहते हैं, ठीक है दीपांशी। यस, ये ललन सबको परेशान मत करो। चलो नेक्स्ट आता है गोनोरिया पे। यस, गोनोरिया पे आता है। गोनोरिया क्या है? ह्यूमंस इन्फेक्टेड विद गोनोरिया एक्सपीरियंस बर्निंग सेंसेशन, यूरिनेशन के टाइम पे जलन होना, पिनाइल रीजन में या वेजाइनल रीजन में जो है कंटिन्यूस डिस्चार्ज होना विच हैज अ फाउल स्मेल, स्मेलिंग, स्वेलिंग इन द टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स में सूजन आ जाना, दर्द होना। यस, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स इन द मेल्स, इन फीमेल्स। यस, ब्लीडिंग होना अननेसेसरली, मतलब जरूरत नहीं है, पीरियड्स नहीं है, फिर भी रैंडमली ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो। किड्स बॉर्न टू गोनोरिया इन्फेक्टेड मदर्स में डेवलप अर्थराइटिस एंड आई इन्फेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जिन माओ को गोनोरिया होता है और वो अगर बच्चा पैदा करे तो बच्चे को गोनोरिया तो नहीं होगा, बट वो बच्चे को जो है अर्थराइटिस होने के चांसेस हैं और आई इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं,
ठीक है, यस। फिर आता है सिफिलिस पे। सिफिलिस होता है किसके वजह से? सिफिलिस होता है ट्रोपोनेमा पैलिडम के वजह से। यस, इट इज अ स्पाइरोकेट, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? इन्फेक्शियस पेनलेस जेनाइटल सोर्स आ जाते हैं इन द इनिशियल स्टेजेस, यानी ऐसे जेनाइटल रीजन पे जो है ऐसे सोर्स आने लगेंगे, स्वेलिंग होने लगेगा आपके लिम्फ नोड्स में, सोर थ्रोट, गला खराब हो जाएगा, हेयर लॉस होने लगेगा, स्वोलन जॉइंट्स, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होंगे, बॉडी रैशेस होंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स, खांसी जुकाम सब होगा। ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है। पहले स्टेज में सिर्फ क्या हो रहा था? पहले स्टेज में सिर्फ आपको जो है यस जेनाइटल सोर्स आ रहे थे, यस। फिर ऐसे ऐसे होने लगेगा सोर्स, यानी आपको थोड़ा पेन भी हो रहा होगा जेनाइटल रीजन पे। थर्ड स्टेज में होता है ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, यानी सोचो किस लेवल का डेंजर इंफेक्शन है ये, और ये क्यों हो रहा है? सेक्सुअली ट्रांसमिट होने की वजह से, ठीक है, क्लियर, यस। नेक्स्ट ट्राइकोमोनियास। ट्राइकोमोनियास प्रोटोजोआ के वजह से होता है, ट्राइकोमोनियास वजानालिस। यस, इंडिविजुअल्स इन्फेक्टेड विद द डिजीज एक्सपीरियंस करता है बर्निंग सेंसेशन यूरिनेशन के टाइम पे, सेम जैसा सिफिलिस में था। जेनाइटल इरिटेशन होगा, येलो वजाइनल डिस्चार्ज होगा, फाउल स्मेल होगा उनका, ठीक है। इट कॉज, देखो नॉर्मल जेनाइटल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, ठीक है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। थोड़ा डिस्चार्ज होना जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं होता, कर्डी अपीयरेंस नहीं होता, वैसा डिस्चार्ज इज नॉर्मल। बट हाँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का बाद में मैसेज आता है कि मैम ये क्या हो रहा है, नहीं तो तुमको कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता ही है, ठीक है। बट जब वही डिस्चार्ज जो है कर्डी वाइट हो जाता है, बहुत आपको खुद समझ में आएगा कि अरे ये फाउल स्मेल दे रहा है, यस, तब इंफेक्शन के चांसेस है, ठीक है, यस। प्रोस्टाटिटिस इन मेल्स, यस, प्रोस्टाइटिस क्या होता है? इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का आइटिस हो रहा है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। वेरियस ड्रग्स हैव बीन टेस्टेड एज सक्सेसफुल इन क्योरिंग ट्राइकोमोनियास। कॉमन ड्रग्स यूज्ड इज मेट्रोनिडाजोल, ये जो है यूज होता है आपका ट्राइकोमोनियास इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है? दिस इज ऑब्वियसली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो ये जो है एसटीडी के वजह से ही हो रहा है। सेक्सुअल रिलेशंस विद इन्फेक्टेड इंसान, कोई इन्फेक्टेड है उसके साथ आपका सेक्सुअल रिलेशन है तो आपको हो ही जाएगा। अगर आपने इन्फेक्टेड नीडल यूज किया है या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया, वो स्टरलाइज नहीं है, या फिर आपने इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा लिया, या फिर थ्रू इन्फेक्टेड मदर टू द न्यूबॉर्न, ये सारे जो है आपके मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन से आपके एसटीडीज के। इसको प्रिवेंट करने के लिए, ये ना हो इसलिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपल भाई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, सेक्स अवॉइड करो विद अननोन पार्टनर्स। यस, ब्रह्मचारी नहीं बनने बोल रहा हूँ, अननोन पार्टनर्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज यूज प्रिकॉशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यस, द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इज कॉन्डम। यस, easily available, accessible, yes. In case of any doubt, go to qualified doctor for consulting without delay, क्योंकि बहुत डिले हो गया तो आपने भी देखा जैसे सिफिलिस में बहुत डिले हो गया, आपको थोड़ा सा इचिंग पेन हो रहा है, आप बोलते हो कुछ दिन में चला जाएगा, नहीं, वो चीज जो है आपके ब्रेन तक पहुंच सकती है, तो ध्यान से। टेक मेडिकेशन टू सप्रेस द वायरस इफ यू हैव HPV एंड और HSV। लर्न द कॉमन सिम्टम्स ऑफ STDs, जो अभी हमने सीख लिया कि ये कॉमन सिम्टम्स है, अगर ये किसी के बॉडी में दिख रहा है आपको प्लीज डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली ताकि आपका ये चीज टाइम से ठीक हो सके। यूज क्लीन नीडल्स इफ इंजेक्टिंग intravenous drugs. Yes, we must take responsibilities for protecting ourselves and our partners from STDs. ठीक है? Yes. चलो, अश्विनी सब आंसर दूंगी मैं लेक्चर के एंड में। ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो ये हम लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे बेटा, अभी नहीं, ठीक है। यस, तो अभी जितने बच्चे जो नए नए ज्वाइन हुए हैं, आई होप सबने वीडियो लाइक कर दिया हो। यस, चलो फिर आते हैं बर्थ कंट्रोल पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल में क्या क्या है? द रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिव मेथड्स और डिवाइसेस टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज बर्थ कंट्रोल। नाम से ही देखो क्या है, ये तो फैंसी डेफिनेशन हो गया कि आपको बच्चा कंसीव नहीं करना है। कंसीव करना मतलब क्या होता है? यस, कंसीव करना मतलब क्या होता है कि ये है आपका एग, ये है आपका स्पर्म, आया 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 आया, फर्टिलाइज कर दिया, ये बन गया
आपका जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करेगा, बन जाएगा एम्ब्रियो, और फिर वो जो है ब्लास्टोसिस जो है जाके इम्प्लांट करता है। ये होता है आपका कंसीव करना। गैस ये होता है कंसीव होना। अब ये जब कंसीव होता है गैस, तो ये जो कंसीव की बात हम कर रहे हैं तो वो नहीं करवाना है, ठीक है, वो कंसीव हमें जो है नहीं करवाना है। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला, आप कोशिश करोगे कि स्पर्म बॉडी के अंदर आए ही ना, तो ऐसा एक मेथड निकालो कि भाई स्पर्म बॉडी के अंदर अगर आ भी रहा है तो वहीं के वहीं मर जाए, ठीक है। मतलब देखो, पहला मेथड मैं आपको हिंट मतलब तरीका बता रही हूँ याद करने का, इजी तरीका। एक होता है कि वो स्पर्म की जो एंट्री है उसको रोक दो, जैसे हम कॉन्डम एंड ऑल यूज करते हैं कि भाई स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। दूसरा, बाय चांस स्पर्म की एंट्री हो गई तो स्पर्म को आगे मूव ही नहीं करने दो, मार दो उसको उधर ही। मान लेते हैं वो भी काम नहीं किया, नहीं मरा स्पर्म, चला गया अंदर, फिर स्पर्म को फर्टिलाइजेशन मत करने दो। ऐसा करो कि फर्टिलाइजेशन ना हो। फर्टिलाइजेशन भी सपोज हो गया तो ऐसा मेथड निकालो, यस, कि अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो ऐसा मेथड निकालो कि इम्प्लांटेशन ही ना हो, ठीक है, इम्प्लांटेशन ही ना हो। समझ में आया? और फिर अगर इम्प्लांटेशन हो गया तब तो प्रेगनेंसी हो गई, फिर आता है आपका मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। बट ये 4 मेथड्स हैं जिनमें अलग अलग तरीके हैं, सिंपल हो जाएगा आपको समझने के लिए, ठीक है। पहला आप जो है कोशिश करो कि वो स्पर्म आपके बॉडी में एंट्री ही ना करे, फीमेल के बॉडी में एंट्री ही ना करे, और उसके लिए फीमेल कॉन्डम भी होता है, मेल कॉन्डम्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो है एंट्री अगर आप रोक रहे हो ना, तो यहीं पर 2 मेथड्स होते हैं इसके, ठीक है। एक होता है आप टेम्पररी मेथड ले रहे हो, टेम्पोररी मेथड। टेम्पररी मेथड मतलब जब आपको चाहिए तब आप एंट्री करवा सकते हो, जब आपको नहीं चाहिए तो एंट्री नहीं करवा सकते। जब आपको चाहिए कि एंट्री ना हो तो आपने कॉन्डम पहन लिया, जब आपको चाहिए कि एंट्री हो तो आपने कॉन्डम नहीं पहना। ये हो गया टेम्पररी मेथड। ये उन कपल्स के लिए होता है जिनको प्रेगनेंसी चाहिए होती है बट अभी नहीं चाहिए, ये सही समय नहीं है, ठीक है। अब कुछ होते हैं जो परमानेंट मेथड, हो गए बेटा हमारे 2 बच्चे हो गए, अब हमको और ना चाहिए, ठीक है, और बच्चे ना चाहिए और ना ही हमको ब्रह्मचारी वाला जीवन जीना है, तो क्या करना चाहिए? तो आप जा सकते हो परमानेंट मेथड के लिए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो या तो मेल या तो फीमेल जाओ परमानेंट मेथड के लिए। ऐसे करवा लो जिसमें आ जाता है आपका वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, जिसमें आप ऑपरेट करा लेते हो, बहुत छोटी सी सर्जरी होती है जिसकी वजह से आप जिंदगी में कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ठीक है, यस, ओके। अब टेम्परेरी मेथड में अगर स्पर्म एंट्री हो भी गई, फिर आते हैं ये नेक्स्ट 4 मेथड्स कि अच्छा एंट्री हो गई तो ऐसा कुछ करो कि वो मर जाए। अच्छा नहीं मरे, ठीक है, जैसे मर जाए मतलब क्या, स्पर्मिसिडल क्रीम्स होती हैं, स्पर्मीसाइडल यानी कि स्पर्म को मारने वाले जेलीज होते हैं, क्रीम्स होते हैं, जो कि स्पर्म को अगर स्पर्म एंट्री भी करता है तो वो मर जाता है। बाई चांस वो भी काम नहीं किया, यस, तो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए कुछ तो ऐसा करो, जैसे आप पिल्स लेते हो, वो क्या इसलिए होता है, वो स्पर्म को मारता नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता। अच्छा चलो फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो ऐसा कुछ करो कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। मतलब हर स्टेप पर हमने जो है कोशिश किया है, यस, कि बचा लें कैसे तैसे कि इम्प्लांटेशन ना हो। अगर एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो गई, और अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है एमटीपी का, दैट इज मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। बट फिलहाल आई होप सबको एक हिंट मिल गया है कि हम बर्थ कंट्रोल कैसे कैसे पढ़ना है ना। यस, बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम लोग। यस, आते हैं कुछ टेम्पररी मेथड्स पे, ठीक है, टेम्पररी मेथड्स पे। पहला टेम्पररी मेथड, ध्यान दो, यस, अरे किसने तारीफ की, थैंक यू सो मच कृष्ण, थैंक यू सो मच, यस, हाँ जी। चलो पहला सेफ पीरियड। सेफ पीरियड क्या होता है? यस, सेफ पीरियड होता है कि आप ऐसे टाइम पर सेक्स ही ना करो जहां पर चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब इसके लिए फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये आपको पता है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट जो चैप्टर था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर कर लिया हमने, है ना। हमारा 28 से 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है डिपेंडिंग बॉडी टू बॉडी। अब आपको पता है कि ये जो हमारा 28 से 29 डेज का साइकिल है, उसका जो 14वां डे है,
यस, इसमें होता है ओव्यूलेशन। अब आपको कैसे पता चलेगा मैम ये 14th डे कैसे पता चलेगा बेटा? क्योंकि जिस दिन आपको पीरियड्स आया, सपोज 4th को आपको पीरियड्स आया, तो ये बन जाएगा आपका डे 1। कैलेंडर का मत गिनना, मैं बता रही हूं, मैं जोक नहीं मार रही है, एक स्टूडेंट ने एक्चुअली वो चीज किया। डे 1 मतलब 1st ऑफ एवरी मंथ, दैट इज हर डे 1। यस, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो डे 1 वो डे बन जाता है जब आपको पहला डे होता है आपके पीरियड्स का, आपको पीरियड्स आ गया, सपोज आपको 4 दिसंबर को पीरियड्स आ गया, तो 4 दिसंबर बन गया आपका डे 1। ठीक है, अब ये पीरियड जो है 1 से 5 आपका 4 से 5 दिन तक टिका, यानी 4th 5th 6th 7th 8th तक सपोज आपको पीरियड्स था। ठीक है, 8 को पीरियड्स खत्म हो गए। ठीक है, यस, अब 8 से जो है आपका 14 डे गिनो ना, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th, यानी ये जो 17वां दिन है, 17th दिसंबर जो है, ये है आपका वो दिन जब ओव्यूलेशन होगा। यस, अब वो भी आगे पीछे हो सकता है, बट तो फिर ये जो 17th डे है ना, ये है वो खतरे वाला दिन। अब ये कैसे हम सेफ पीरियड क्या होगा? अब ये खतरे वाले दिन से एक हफ्ता पहले, 1 वीक बिफोर, एंड एक हफ्ता बाद में, 1 वीक लेटर, ये जो पीरियड है ना, ये कहलाता है सेफ पीरियड। इसमें सेक्सी मत करो। Yes, ये जो है a week before and a week after menses is considered the safe period for sexual intercourse. Yes, क्यों एक वीक? अब देखो यहाँ पे अगर आप गिनोगे, yes, तो मैंने तो ये बता दिया आपको, ये एक वीक इधर से, ये एक वीक इधर से, यहाँ पर जो है सेक्स नहीं करना है। तो अगर यहाँ सेक्स नहीं करना तो बचा कौन सा हफ्ता? बचा कौन सा हफ्ता? देखो 2 हफ्ते तो इधर हो गए, अब बचे 2 हफ्ते, वो है आपके पीरियड से खत्म हुए, वहां से एक हफ्ता, यानी 8th से लेकर 8th 9th 10th 11th 12th, यस, लेट्स से 12th या फिर 13th, यहां तक, और इसके भी पहले का एक हफ्ता, यानी कि आपका 4th से एक हफ्ता। अब ये कैसे पता चलेगा? ये लड़कों को नहीं समझेगा, ये लड़कियों को ही पता रहना चाहिए कि उनका 14th डे कब है और उस हिसाब से कौन सा जो है टाइम सेफ पीरियड है। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली सेफ पीरियड क्या है? आपके पीरियड से एक हफ्ते पहले और आपके पीरियड के एक हफ्ते बाद, ये है आपका कंसिडर्ड एज सेफ पीरियड। ठीक है, क्लियर एवरीवन? समझ में आया? यस, चलो फिर आता है कॉइटस इंटरप्टस। यस, ये उन स्मार्ट लोगों के लिए जिनको लगता है कि अब ये लड़कों, ये अगेन वही चीज है कि ये लड़कों को नहीं समझेगा, लड़कियों का साइकिल लड़कियों को ही पता होता है कि कौन सा साइकिल कैसे डेज जो है कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए जो है यूजुअली कपल्स जो है वो कैलेंडर मेंटेन करता है। ठीक है, सो अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ये वही चीज है जो अभी मैंने समझाई, मैंने एक्चुअली कॉइटस इंटरप्टस और सेफ पीरियड दोनों साथ में समझा दिया कि ये आपका 14th डे है, 14th डे पे आपका होने वाला है ओव्यूलेशन, तो आप यहां से कुछ दिन पहले, यस, मैंने तो एक हफ्ता बोला था सेफर साइड, बट आप जो है थोड़ा 4 दिन पहले 5 दिन पहले, यानी 10th डे से, यस, आपका 17वें दिन तक, ये दिन पे आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले वाला जो ये एक हफ्ता है जो कि आपके मेंसेस के बाद वाला एक हफ्ता है, और ये आपका जो एक हफ्ता है जो आपके मेंसेस के पहले वाला एक हफ्ता है, ये आपका सेफ पीरियड कहलाता है। सिंपल, यस, चलो। मोहित बोल रहा है गर्ल्स फोकस करो। ओके, फिर आते हैं स्पर्मिसाइड्स पर। स्पर्मिसाइड्स वही जो मैंने कहा, चलो ये तो है कि भाई आप स्पर्म को घुसने ही मत दो, बाय चांस स्पर्म घुस गया, ये तो है कि आप टाइम के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से, जो मेंस्ट्रुअल कैलेंडर है उस हिसाब से आप जो है अपना प्लान कर रहे हो कि भाई कब हम जो है इंटरकोर्स कर सकते हैं, कब सेफ है। फिर आता है स्पर्मिसाइड्स। ये स्पर्मिसाइड्स क्या है? सपोज आ गया स्पर्म अंदर, तो उसको मार दो। टैबलेट्स होते हैं, जेलीज होते हैं, पेस्ट होते हैं, क्रीम्स होते हैं, ये जो ऐसे होते हैं जो कि बिफोर इंटरकोर्स आपको जो है अप्लाई करना होता है।
यस इसमें क्या हो जाता है, ये सिर्फ किल ही नहीं करता, कुछ कुछ इमोबिलाइज भी कर देते हैं, यानी स्पर्म जो इतना तेजी से जो है फुर्तीली तरीके से स्विम करके जाता है उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्पर्मिसाइड्स, यानी ये स्पर्म्स को मार देगा। इट कंटेन्स, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक सल्फेट, ये सारी चीजें उसमें हो रही है, ठीक है। यस फिर आता है मैकेनिकल तरीका। यस मैकेनिकल तरीका क्या है, सो दीज आर 3 टाइप्स, कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ये आपका जो है अलग अलग जो है तरीका है जिसके हेल्प से आप जो है हेल्प कर सकते हो, मैकेनिकल बैरियर्स क्रिएट कर सकते हो ताकि जो है वो स्पर्म आपके बॉडी में एंट्री ही ना करे, ठीक है। यस मेड अप ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस। क्लियर एवरीवन? यस ये हो गया मैकेनिकल बैरियर्स, कि ऐसा कुछ कर दो कि वो जो है आपके फीमेल के बॉडी में एंट्री ही ना करे। अब आते हैं कि अगर एंट्री कर दिया तो वो फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, तो वो होगा आपका ओरल पिल्स। यस ओरल पिल्स, ओरल पिल्स क्या है, दीज आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ये टैबलेट्स होते हैं, हेंस पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स, ठीक है। इमरजेंसी पिल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे पिल्स हैं जो कि पूरा महीना खाना पड़ता है। यस सो पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, ऐसे भी कुछ पिल्स हैं जो कि डेली खाना पड़ता है फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। इसमें से अगर एक भी दिन मिस हो गया तो बोलेंगे अरे ठीक है ना बाकी 20 दिन तो खा ही रहे ना, नहीं, एक भी दिन मिस हो गया तो वो पूरा रिस्क हो जाएगा, देन देयर विल बी अ रिस्क। तो वो 21 दिन बोला है तो 21 दिन आपको वो बिना मिस किए रोज लेना ही पड़ेगा। यस प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, तब से ही चालू कर देना है पूरा 21 दिन तक, ओके एक भी दिन मिस आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, फिर एक 7 डेज का गैप आएगा ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन हो रहा है ना, वो जो गैप है 5 से 7 दिन का, उसमें मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, वापस से चालू करो, जैसे ही हो गया वापस से चालू करो। ये कब तक करना है, जब तक आपको कंसेप्शन प्रिवेंट करना है, जब तक आपको नहीं चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो तब तक आपको ये चीज करनी है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, यस ये ओव्यूलेशन नहीं होने देता, ठीक है, ये जो है आपके एग को रिलीज ही नहीं होने देता, तो कितना भी स्पर्म आए क्या फर्क पड़ता है, एग ही नहीं रिलीज हो रहा है। यस एंड इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देता, बाय चांस एग रिलीज हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ताकि आपका स्पर्म अंदर ना आ पाए। मतलब मैंने वो जो 4 पॉइंट्स लिखे थे वो हर तरीके से कोशिश करता है यस ये पिल्स, ताकि वो जो है आपका स्पर्म जो है आपके बॉडी में फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन कॉज करे ही ना, ठीक है। ये तो हो गए वो 21 डेज वाले पिल। अब कुछ ऐसे भी पिल्स होते हैं, यस अब देखो पिल्स अगर किसी को लेने बोलो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है साइड इफेक्ट क्या है, तो इसीलिए ऐसे पिल्स क्रिएट किए गए यस ताकि वो साइड इफेक्ट मिनिमम कर सके। सो पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होते हैं और फ्यूअर साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि साइड इफेक्ट नहीं है, फ्यूअर साइड इफेक्ट बोले, ठीक है। एज एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, ठीक है। सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल्स के लिए कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन वंस अ वीक पिल। अब सबने बोला यार मैं 20 दिन तक तो पॉसिबल नहीं है डॉक्टर, नहीं पॉसिबल है, किसको याद रहता है 20 दिन तक कंटिन्यूस, मतलब टाइम से खाना खाना याद नहीं रहता है, टाइम से पिल्स कैसे ले हम लोग, वो भी 20 दिन तक। यस तो वो चीज को सॉल्व करने के लिए फिर एक और एक मेथड आया सहेली। सहेली में क्या है, वंस अ वीक पिल, हफ्ते में एक बार खाना है, ठीक है। इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो प्रेजेंट होगा और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, यानी प्रोजेस्टेरॉन तो होगा ही होगा, ठीक है। यस combinations of IUDs. What are IUDs? Intrauterine devices. Yes, within 72 hours of coitus has been found to be very effective as emergency contraceptive. Yes, वो जो 72 hours, फिर हमारा iPill, Safe 72, ये सब जो है, ठीक है। यस क्रिश्चियन बेटा तुम ब्लॉक कर दो, क्योंकि मैं मेरे यहाँ से मैं ब्लॉक करूंगी भी तो भी तुम लोग को दिखेगा उसके कमेंट्स, ठीक है। यस चलो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, देखो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हमको ये ग्राफ हमने पढ़ा था, है ना, ये ग्राफ हमने पढ़ा था। ये कैसे ग्राफ था, याद है ये ग्राफ तुम लोग को? ये ग्राफ हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, हार्मोनल लेवल डे वन यानी यहाँ पर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, मेंसेस, यहाँ पर आपको मेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ, बहुत वेट किया, बहुत इंतजार किया ओवम ने हमारे स्पर्म का, स्पर्म नहीं आया, फिर ओवम ने बोला भाड़ में जा, मैं जा रही हूँ,
मैं इतना टाइम वेट नहीं कर सकती। 2 दिन बेचारे ने वेट किया, ठीक है, कितना दिन, 2 दिन, 48 आवर्स तक वेट किया। उसके बाद बोलती है बाहर में जाऊँ, यस आई डोंट नीड दिस इन माई लाइफ। एंड फिर बोलते हैं मैं बॉडी के बाहर जा रही हूँ, ठीक है। फिर मेंसेस चालू हो गया। अब मेंसेस चालू हो गया तो इस टाइम पर क्या हो गया, देखो इस टाइम पर जो है प्रोजेस्टेरॉन था, ईस्ट्रोजन भी हाई था। क्यों प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई क्यों था, क्योंकि वेट कर रहे थे ना, किसका, स्पर्म का। तैयार बैठे थे एकदम, बॉडी, फीमेल की बॉडी एकदम पूरी तरीके से तैयार बैठी थी भाई कि आएगा स्पर्म आएगा, यस मेरे स्पर्म्स आएंगे, मुझे फर्टिलाइज करेंगे और फिर फीटस के लिए। अगर देखो अब बॉडी ये नहीं करेगी पहले फर्टिलाइज कर ले यार, क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं, मतलब आपका सपोज यूट्रस बोलता है कि पहले फर्टिलाइज कर लेना, क्यों परेशान कर रहे हैं, मतलब तुम लोग करते तो हो नहीं फर्टिलाइज, फिर बाद में बार बार मुझे जो है इतना वॉल्स बनाना पड़ता है, फिर उसको शेड करो, नहीं करना है ना, पहले कर ले, उसके बाद तो उतने जल्दी तो हो नहीं पाएगा। तो मतलब ना चाहते हुए भी उसको बार बार जो है तैयारी रखनी पड़ती है, ठीक है, कि बाई चांस फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो है आपका वूम रेडी रहे कि बच्चा आके क्या करेगा, फीटस आके इम्प्लांट करेगा, ठीक है। अब वो नहीं हो रहा, अब प्रोजेस्टेरॉन फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पीरियड्स का दिन हो गया, ठीक है, मेंसेस। अब मेंसेस खत्म हो गए 1 से 5 दिन तक, तब तक प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन एकदम जोरों तोड़ों से था ऊपर हाई, यस। फिर उसके बाद में आपका फॉलिकुलर फेज आ जाता है। फॉलिकुलर फेज आने के बाद आपका ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है, फिर 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, यस ये 14 डे पे ओव्यूलेशन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई है, फिर अचानक से ड्रॉप हो जाता है, यस क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ, वापस से 2 दिन वेट किया, नहीं आया, चलो ड्रॉप हो गया, खत्म, फिर वापस से चालू हो जाएगा आपका मेंसेस। यस ये हमने जो है पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझा था, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। चलो हार्मोन मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। अब देखो क्या हो जाता है, ये पता है क्या था, ये मेथड कि आप पहले से हाई रख रहे हो, यस तो आप जो खा रहे हो, जो पिल्स खा रहे हो, ये ऑलरेडी आप ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन खा रहे हो, यस आपने पहले से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एकदम हाई रखा है, समझा, वो पिल्स खाने के वजह से। चलो हार्मोन लेवल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे करते हैं, ये देखो ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है, देखो अरे प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन जो है हाई है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप पिल्स खा रहे हो ना। फिर आप जो है लास्ट में जब आपको पीरियड्स आने वाले रहते हैं, ओव्यूलेशन तक हमने खाया तो ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं, यस अब विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे बॉडी में कैसा है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होना चाहिए ना हमारे बॉडी में, क्यों, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का मतलब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, बराबर, यस अब अगर पहले से ही आप पिल्स खाते जा रहे हो पहले से ही हाई है, पहले से ही हाई है, यस अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये वाले केस में क्या हो रहा है, ये नॉर्मल केस है जो हमने पढ़ा था कि ऐसा होता है ना, ये नॉर्मल वाला ग्राफ है, बट आपने ये नॉर्मल ग्राफ को ना ऐसा कर दिया पिल्स खा के, जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन था, समझ में आया। तो ये वाला जो ग्राफ है, यस दिस इज विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव, यहां पर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लिया, तो ये इस तरीके से होता है ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ, समझ में आया। यस ये एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट कर रहा है, ग्राफियन फॉलिकल सिक्रेट कर रहा था यहाँ पर फॉलिकुलर फेज पे, इसलिए 14th डे पर वो कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल टूट के क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम, है ना। और वहीं पर जब कॉर्पस लूटियम रिलीज होता है तो कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ बढ़ गया, समझ में आया। और अगर इम्प्लांटेशन होता है फिर ये बाद में वापस ऐसे बढ़ता है, समझ में आया। बट यही चीज हमको नहीं करनी है, हमने तो पहले ही इंक्रीज कर दिया भाई, इतना हाई रखा है, यस इतना हाई रखा है कि हम जो है ओव्यूलेशन भी अवॉइड करते हैं, ठीक है, समझ में आया। विद कॉन्ट्रासेप्टिव एंड विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव, समझ में आया, यस चलो ओके। क्या पंचायती चल रही है तुम लोग की चैट सेक्शन में ओके फिर आते हैं सर्जिकल मेथड्स पे कि आपका बर्थ कंट्रोल का सर्जिकल मेथड क्या है। जो सर्जिकल मेथड है ये टेम्पररी नहीं है, ये आपका स्टरलाइजेशन मेथड है, ये परमानेंट है,
ये आपने एक बार कर लिया, फिर आप जो है उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड्स आर आल्सो ये सर्जिकल मेथड्स को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो मेल या फीमेल क्या हो जाता है, स्टराइल हो जाता है, यानी कंप्लीटली इनफर्टाइल हो जाता है। अब वो जो है स्पर्म बनाते रहे, ओवम बनाते रहे, बट वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। यस, ब्लॉक्स द पाथवे ऑफ द गैमेट ट्रांसफर इन द मेन एंड वुमेन। टू स्टॉप फर्टिलाइजेशन, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी किस में होता है? फीमेल्स में होता है। आप देख सकते हो आपका जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें नॉट बांध दिया जाता है, यानी यहां से ओवम भले रिलीज हो बट यहां से कुछ पाथवे ही नहीं है, यहां से स्पर्म भले आए बट यहां से कोई पाथवे ही नहीं है जाने का, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। यस, ट्यूबल लाइगेशन हम कहते हैं इसको। सर्जिकल स्टरलाइजेशन मेथड है, एग को जाने ही नहीं देता, स्पर्म से मिलने ही नहीं देता। फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और उसको सील कर दिया जाता है। वहीं पर वैसेक्टोमी में आपका वास डेफरेंस को कट कर दिया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है। तो स्पर्म भले बने, यस, यहाँ पर स्पर्म भले बन रहा है बट ये स्पर्म ऊपर नहीं जा रहा, यूरेथ्रा तक पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है। तो यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचेगा तो फीमेल बॉडी में भी नहीं जाएगा। अच्छा चलो, ये सब हो गए हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अब सोचो कि ये सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बावजूद, अभी परमानेंट वाले नहीं यार, टेम्पररी वाले, उसके बावजूद अगर प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर बर्थ कंट्रोल मेथड बराबर से आपने नहीं लिया और उसके बाद जो है प्रेगनेंसी हो गई, यस, क्वेश्चंस करवाऊंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। यस, ओके, ये सब हो गई। यस मैम, प्लीज यहाँ कुछ बच्चे बकवास कर रहे हैं। साज, अगेन आई एम टेलिंग यू एंड आई एम टेलिंग एवरीबडी एल्स, अगर आप लोग को किसी के भी चैट से बॉदर हो रहा है उसको ब्लॉक कर दो, तुमको उसके चैट्स नहीं दिखेंगे। यस, ओके, बिकॉज मैं यहाँ से अपने फोन से ब्लॉक कर भी दूंगी तो वो पूरे चैनल से ब्लॉक नहीं होंगे। आई एम नॉट हैंडलिंग द चैनल। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। किसी के भी मैसेजेस से आपको अगर तकलीफ हो रही है आप उसको ब्लॉक कर दो, आपको उसके मैसेजेस नहीं दिखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। या फिर आई वुड सजेस्ट, जब तक आपको कोई डाउट नहीं आता तब तक आप चैट सेक्शन बंद कर दे, वीडियो को फुल स्क्रीन में देखें और चुपचाप ध्यान दें लेक्चर पे, है ना, वही बात होगी। बाकी जो लोग बकवास कर रहे हैं उनको बकवास करने दो, उन लोग को नहीं पढ़ाई करनी है, तुम लोग को पढ़ाई करनी है, तुम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, यस। बाकी सब बातें बकवास कर रहे हैं, करने दो, जाने दो, ठीक है, यस। चलो आ जाओ, मेडिकल टर्मिनेशन देखते हैं प्रेगनेंसी का, MTP। अब जो है प्रेगनेंसी हो गई भाई, यस, कुछ भी कर लिया, ध्यान नहीं दिया, प्रेगनेंसी हो गई बट नहीं चाहिए बच्चा, इम्प्लांट हो चुका है, उसको मेडिकली रिमूव करना है। यस, तो इंटेंशनली या वॉलंटरली जब आप जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने जा रहे हो बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन। फुल टर्म मतलब क्या? पूरे 9 महीने के पहले। यस, MTP। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, कि आप जबरदस्ती अबॉर्ट कर रहे हो बच्चे को। देखो गलती से, देखो इंटेंशनली क्यों लिखा है, वॉलंटरीली क्यों लिखा है, क्योंकि इनवॉलंटरीली और अनइंटेंशनली अगर हो गया तो वो अबॉर्शन नहीं कहलाएगा। यस, वो कहलाएगा मिसकैरेज, कि आपने जो है बच्चा कैरी किया था वो जो है मिसकैरी हो गया। मिसकैरेज दोनों अलग अलग चीज है, मिसकैरेज और फिर आता है अबॉर्शन। अबॉर्शन आप अबॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। MTP has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose. Yes, ये पॉपुलेशन सब कम करने के लिए नहीं, पॉपुलेशन कम करने के लिए आपके लिए बर्थ कंट्रोल बना के रखा है। ये मेथड मत यूज करो क्योंकि ये मम्मी के लिए भी डेंजर होता है, जो फीमेल है उसके लिए भी डेंजर होता है। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया MTP 1971 में विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। ऐसा नहीं होना चाहिए गर्ल चाइल्ड है, पता चल गया कि गर्ल है तो MTP करा दो, नहीं। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. बहुत होता है ना, yes, स्कैन से अभी भी होता है, मैं बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे जगह पे इलीगली चेक करवाते हैं, बता दो यार, यस, पैसे दे दे के, यस। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इलीगली कर भी रहे हैं, जबकि ये इलीगल है, पूरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है वो डॉक्टर का, ठीक है। Yes, so MTPs are also essential. क्यों essential है? In certain cases जहां पर continuation of the pregnancy could be harmful या फिर fetal, यानी कि suppose ectopic pregnancy हो गया, यानी आपका ये पूरा womb है, ये fallopian tube है, ठीक है, ये fallopian tube है। अब बच्चे को जो है, yes, बच्चे को यहाँ पर आके इम्प्लांट करना चाहिए या फिर यहाँ पे आके इम्प्लांट करना चाहिए। ये जो ये जोन है ट्रायंगल जोन, यस, यहाँ पर इम्प्लांट होना चाहिए। अब ये नहीं हो रहा,
यस ये नहीं हो रहा, ये सपोज यहाँ पर इम्प्लांट हो गया, बहुत डेंजर, यहाँ पे थोड़ी पूरा 9 महीना बच्चा पैदा होगा। यस तो ऐसे जो कंडीशंस है इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यस इसको कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी विच इज वेरी हार्मफुल। तो ऐसे कंडीशंस में तो जो है टर्मिनेट करना ही पड़ता है। सो एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहला जो 3 महीना होता है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। यस सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो जाएगा और मच रिस्कियर, मम्मी के लिए भी और बच्चे के लिए। बच्चा तो ठीक है तुम मार ही रहे हो, बट मम्मी के लिए भी रिस्की हो जाता है। ठीक है रिस्की मतलब किस टर्म्स में कि हो सकता है कि नेक्स्ट कंसीव करने में वो फीमेल को प्रॉब्लम हो। ठीक है यस चलो अब हमने मेजर जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यस एक आता है एक आता है बर्थ कंट्रोल मेथड से, यस एक आता है एसटीडी से और एक आता है इनफर्टिलिटी। ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं बट ये मेजर 3 ऐसे टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आते ही आता है। ठीक है यस चलो इनफर्टिलिटी पे बात करते हैं। अब ये ऐसा कंडीशन है जहां पर मम्मी या फिर पापा दोनों में से किसी का तो कोई तो सिस्टम खराब होता है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते। तो लार्ज नंबर ऑफ कपल्स आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। यस बहुत सारा लंबा पॉपुलेशन है जो कि हाय आयुष यस बेटा बहुत लेट हो गया, 6 बजे से क्लास चल रही है। यस इनफर्टाइल ये लास्ट टॉपिक चल रहा है चैप्टर का। कपल्स जो है इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि उन लोग जो है बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कंडीशन जरूरी नहीं है दोनों में प्रॉब्लम है। यस रीजन कुछ भी हो सकता है, फिजिकल दिस कुड बी मेनी रीजंस, जैसे फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ये है वो है, फिजिकली फिट नहीं है, ये स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी नहीं है, ओवम अच्छा नहीं है, अंडा जो एग है वो आपका बहुत खराब क्वालिटी का एग हो गया है, बहुत लेट प्रेगनेंसी में यूजुअली वो केसेस देखे जाते हैं, या फिर आपका वूम्ब उतना फिट नहीं है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं है आपका, ये सारे ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है यस स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो हैं अभी आजकल तो बहुत दिखते हैं। आईवीएफ सेंटर्स तो हमको देखने ही मिलते हैं, रोड पे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं ना मार्केट में। यस हमको पता ही है राइट। हाय अचित, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप जितने बच्चे नए आए हैं सबने वीडियो लाइक कर दिया होगा। यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ चलो तो ऐसे यस जैसे आईवीएफ बिल्कुल सही है, ऐसे बहुत सारे आईवीएफ हैं जो कि प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करने के लिए रहते हैं। यस कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, क्या पहले तो पता करो कि प्रॉब्लम किस में है, मेल में फीमेल में, या क्या प्रॉब्लम है, एंड फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट जो है हम डिसाइड करते हैं। इफ करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, अगर वो चीज को करेक्ट नहीं कर सकते, yes the couples could be assisted to have children through certain special techniques known as assisted reproductive technologies, जो कि हमारा होता है आर्ट। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो शायद मेडिसिन से या इससे ठीक हो सकती हैं, यस बट अगर वैसा भी नहीं है, अगर ऐसा करेक्टिव मेजर्स नहीं है कि भाई नहीं ठीक हो रहा है, ठीक है नहीं कपल जो है गेन नहीं कर पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहा है, तब ये आर्ट आता है पिक्चर में। आर्ट क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज निकाली गई हैं जिसके हेल्प से हम जो है जो कपल है उनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है उसी में एक सबसे मस्त टेक्निक है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो मतलब इन लैब या फिर आउटसाइड बॉडी। यस आउटसाइड बॉडी। अगर बॉडी के अंदर हुआ तो क्या होगा? जो हमारा नॉर्मल मेथड है वो हुआ तो क्या होगा? उसको हम कहते हैं इन वीवो, उसको कहते हैं इन वीवो। अगर नॉर्मल मेथड से हुआ, इन विट्रो मतलब क्या? ये लैब में हो रहा है। ठीक है फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो। अब फर्टिलाइजेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एग, आपको चाहिए स्पर्म। अब ये चीज आप लैब में करवा रहे हो, यानी कि क्या करोगे आप जो है एक टेस्ट ट्यूब में आपका एग लोगे और स्पर्म लोगे और वो उसको फर्टिलाइज कराओगे, और फिर वो फर्टिलाइज करने के बाद उसको जो है थोड़े टाइम तक ग्रो होने दोगे, सेल्स को ग्रो होने दोगे, है ना। मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। अब कितना ब्लास्टुला बनेगा? 8 सेल स्टेज, 10 सेल स्टेज, कितना सेल स्टेज तक आप जो है उसको करने दोगे। ठीक है यस अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा वो कर दिया मैंने बर्थ कंट्रोल में, रिकॉर्डेड देख लेना, अभी हो गया वो टॉपिक। लेट आए तुम क्लास में, रिकॉर्डेड देख लेना। कोई भी डाउट हुआ तो बायो हैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना। ठीक है यस चलो
ओके हाँ, तो हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इसलिए इसको इन विट्रो कहा गया है। यस, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन मेंटेन किया जाता है, जैसे फीमेल के बॉडी में जो कंडीशन है वही कंडीशन मेंटेन करके ये चीज की जाती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, बॉडी टेम्परेचर हो, या फिर वहां का एटमॉस्फेयर हो, वहां का pH हो, सारी चीजें सेम मेंटेन की जाती है। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। यस, क्योंकि पहले आप जो है आप क्या कर रहे हो, IVF कर रहे हो, यानी आपने ये क्या किया, आपने जाइगोट बना दिया। जाइगोट के बाद आप इसको थोड़ा सा डिवीजन करने देते हो, यानी आप यहाँ पे माइटोसिस होने दे रहे हो। माइटोसिस नहीं बोलेंगे इसको, यस, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, माइटोसिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, बताओ बताओ, कौन बताएगा। यस यस एवरीवन, इसको माइटोसिस नहीं कहेंगे तो क्या, देखो सिमिलर है, माइटोसिस जैसा ही डिवीजन हो रहा है, बट इसको कुछ और टर्म है। बताओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, क्या टर्म है इसका, कि जाइगोट जब डिवाइड करता है, ब्लास्टोसिस, हाँ बिल्कुल ब्लास्टोसिस बनाता है, बट वो डिवीजन का नाम क्या है वो बताओ, क्लीवेज करता है, बहुत सही काजल, यस क्लीवेज करता है। यस, इसमें क्लीवेजेस होते हैं, और ये क्लीवेज कर करके वो जो है सर्टेन सेल स्टेज तक पहुंचता है। तो वो सेल स्टेज तक पहुंचने तक, जैसे 8 सेल स्टेज, यस 8 सेल स्टेज तक जैसे पहुंचता है, ठीक है, 8 सेल स्टेज तक जब वो पहुंच गया, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे 4 वहां 4, ऐसे 8 सेल स्टेज जब वो पहुंच जाता है, तब जो है, यस ये 8 सेल स्टेज हो गया, मैंने तो ऐसे रेक्टेंगल में बनाया तो सर्कल में, ठीक है, 8 सेल स्टेज, तब इसको उठाया जाता है और इसको ट्रांसफर किया जाता है, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि ये तो अब एम्ब्रियो बन गया। अब इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे कहां पर, फीमेल के वूम्ब में। समझ में आया। अब 2 जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, ओवा जो है लिया जाता है वाइफ से या फिर डोनर से। डोनर क्यों लिखा है यहाँ पर, सपोज वाइफ का ओवा में ही प्रॉब्लम है तो डोनर लेते हैं, यस डोनर का एग लिया जाता है। एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड, या तो हस्बैंड का स्पर्म लेंगे या तो किसी डोनर का स्पर्म लेंगे, अगर सपोज स्पर्म में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। दीज आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। सिमुलेटेड कंडीशन मतलब, सिमुलेशन मतलब सेम जैसा फीमेल के बॉडी में होता है वैसे ही कंडीशन में ग्रो करता है। द जाइगोट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर्स तक उसको ग्रो करने देते हैं और फिर उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ मैंने बोला ना कि 2 तरीका है, 2 जगह है, एक या तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हम कहते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को इंट्रा मतलब इनसाइड फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो है ट्रांसफर किया गया, तो वो बन जाता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। कोई पूछ रहा था ना क्या होता है जिफ्ट, समझ में आ गया। यस, अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोम ईयर से ज्यादा हुआ तो उसको हम सीधा कहां डालेंगे, यूट्रस के अंदर डालेंगे, तो वो हो जाएगा IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। Yes, to complete its further development, embryos formed by in vivo fertilization, in vivo body के अंदर fusion of gametes within the females, yes, also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, आपको इन विवो करना है, यस, तो एक फीमेल के बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो उसका भी जो जाइगोट है उसके बॉडी से जाइगोट निकाल के दूसरे के बॉडी में डाल सकते हैं। समझ में आया। जैसे ऐसा कोई कपल जो कंसीव तो कर पा रहा है बट वो बच्चा रख नहीं पा रहा अपने वूम में, वो फीमेल का वूम हेल्दी नहीं है, तो सपोज उसको IVF की जरूरत नहीं है क्योंकि कंसीव तो वो कर पा रही है, वो फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है, बट वो बच्चे को होल्ड नहीं कर पा रही 9 महीने तक, मिसकैरेज हो जा रहा है। ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे, एक सैरोगेट मदर रहेगी जिसका जो सिर्फ एक घर की तरह काम करेगी, मतलब जो आपका खाद और पूरा सीड एंड ऑल जो है मम्मी पापा का रहेगा, ठीक है। उनका जाइगोट फीमेल की बॉडी होल्ड नहीं कर पा रही, तो वो जो जाइगोट उसके बॉडी के अंदर बना है इन वीवो, उसका जो है जाइगोट उठाया जाएगा और एक हेल्दी फीमेल जो कि बच्चे को होल्ड कर सकती है उसके यूट्रस में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा इम्प्लांट करने के लिए। समझ में आया। यस, तो वो होता है सेरोगेसी वाला केस। क्लियर एवरीबॉडी। यस, उसको कहते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, अच्छा नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ देखो अभी ध्यान से रुको, मैं ब्लैक बोर्ड पे करा देती हूँ। आ जाओ। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 2 केसेस हैं,
ठीक है, मतलब क्या क्या केसेस हैं आपके इनफर्टिलिटी के। सपोज आपको एक है कि आपको इन वीवो जो है फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, यस आपने फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, यानी स्पर्म भी बढ़िया एग भी बढ़िया, फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, बट 9 महीने तक जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, 9 महीने तक वो होल्ड नहीं कर पा रहा, या फिर सपोज इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। मदर का वूम्ब इज अनहेल्दी, उतना ज्यादा हेल्दी नहीं है, या नंबर ऑफ सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में इन वीवो वाले जाइगोट को लिया जाएगा और उसको ट्रांसफर किया जाएगा एक हेल्दी वुमेन के बॉडी में, एक हेल्दी वुमेन के बॉडी में, जिसको हम कहते हैं सेरोगेसी। तो ये हो जाएगी सेरोगेट मदर, यस ये वाली हो जाएगी हमारी सेरोगेट मदर। क्लियर एवरीवन, बहुत सिंपल। अच्छा चलो, अब सपोज ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा फॉर वॉट एवर रीजन, तब हम जाते हैं इन विट्रो मेथड में, तब हम जाते हैं इन विट्रो मेथड में, जो कि होता है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, कि भाई आप बना ही नहीं पा रहे हो ना, तो टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है, ठीक है, इसमें भी 2 ऑप्शन है। आपका मदर का वूम हेल्दी है तो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया आपने, यस 8 सेल स्टेज पे आपने उसको ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अगर मोर देन 8 सेल स्टेज हो गया वो, तो उसको आप ट्रांसफर करते हो सीधा यूट्राइन में, ठीक है, यूट्रस में। तो जब आपने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया तो उसको हम कहेंगे यस इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, है ना, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, वो हो जाता है आपका जिफ्ट। अगर आप सीधा यूट्रस में ट्रांसफर करते हो तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT, ठीक है, यस ये 2 चीजें हैं। ओके, अब ये 2 चीजें करने के बाद भी अब आता है कि किसके यूट्रस में, यस अगर मदर का यूट्रस हेल्दी है, यस यूट्रस हेल्दी है तो वो उसके ही बॉडी में जो है इम्प्लांट किया जाएगा। अगर मदर का यूट्रस अनहेल्दी है, यस उसका अनहेल्दी यूट्रस है, यानी वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर पा रही थी और यूट्रस भी अनहेल्दी है, तब वो जाएगा सेरोगेसी में। समझ रहे हैं किस तरीके से इन लोग मेथड यूज करते हैं? यस एवरीवन, हाय साची, क्लियर कैसे मेथड्स यूज किया जाता है, कैसे जो है पहचाना जाता है कि इश्यूज कहां पर आ रहे हैं और उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस, चलो बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। अरे गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर पे, ठीक है, कैसे किया जाता है। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, यानी ये क्या हो जाता है, ऐसे फीमेल जिसका एग ही खराब है, ठीक है, एग खराब है तो एक फीमेल एग बराबर नहीं बना पा रही, उसका एग ही खराब है तो उसको डोनर की जरूरत है, तो उसको जो है एक हेल्दी वुमेन का एग लिया जाता है, यस और वो उसके बॉडी में जो है इम्प्लांट किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, उसको कहते हैं गिफ्ट। इसलिए कहा जाता है एक फीमेल दूसरे फीमेल को गिफ्ट दे रही है, तो एक फीमेल अपना ओवम दूसरे फीमेल को दे रही है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ये कब किस केस में होगा? अगर किसी फीमेल के बॉडी का जो एग है वही खराब है तो, यस who cannot produce one but it can produce suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। अब समझो यहाँ पर भी ये वापस से वो चीज आ जाती है, यस सेम चीज आ जाती है यहाँ पर वापस से। अब समझो कि यहाँ पर ये केसेस किसके लिए था? यस केसेस फॉर हेल्दी एग, हेल्दी ओवम। अब सोचो कि ओवम अनहेल्दी है, ओवम अनहेल्दी है, यानी अब ओवम ही खराब है या फिर ओवम बन नहीं रहा, तो इनको लगेगा एक डोनर जो एग देगा, यस तो ये हो जाता है आपका गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर की किसी और का गैमेट जो है आप डाल रहे हो। अब इसमें भी केसेस आते हैं, सपोज इसका ओवम अनहेल्दी है बट उसका बॉडी फिट है, आपका वूम्ब एंड ऑल सब फिट है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए एनवायरनमेंट फिट है, इंप्लांटेशन करने के लिए एनवायरनमेंट फिट है, तो आप गिफ्ट करोगे, यस
अगर सपोज उसका फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो है एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, सपोज उनका वूम अच्छा नहीं है, वो 9 महीने बच्चे को नहीं रख सकती, तो क्यों गिफ्ट करोगे? फिर आप ओवरऑल पूरी तरह से सरोगेसी ही करोगे। समझ में आया? यस, क्लियर? चलो फिर आते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या क्या मेथड होते हैं हमारे ट्रांसफर करने के, ठीक है, गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो एक मेथड तो ऐसा है कि ये बहुत स्पेशलाइज्ड मेथड है, प्रोसीजर है जो कि यूज किया जाता है टू फॉर्म, yes it is used to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into ovum। कब से बोल रहे हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। इन विट्रो कैसे करा रहे हैं? ICSI करके आप सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर जो है इंजेक्ट कर देते हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। इंजेक्शन लिया और सीधा जो है ओवम के न्यूक्लियस के अंदर स्पर्म को डाल दिया, ठीक है। यस, इनफर्टिलिटी केसेस जहां पर इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, यानी कि लो फीमेल का बॉडी एकदम परफेक्ट है बट मेल के बॉडी में वो जो उसका स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, वो बराबर से इजैकुलेट नहीं कर पा रहा, लो स्पर्म काउंट है, इस केस में हम जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, जहां पर जो है सीधा जो मेल का जो स्पर्म है उसको कलेक्ट किया जाता है और सीधा इंजेक्ट किया जाता है अंदर। दिस टेस्ट इज यूजफुल टू नो अबाउट कि किस तरीके से आपको जो है, या तो आपको डायरेक्टली इंजेक्ट करना है, यस ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है यहाँ पे, कि आपको डायरेक्टली इंजेक्ट करना है, यस किस तरीके से करना है वो, ठीक है, ये मेथड है। इन दिस टेक्निक आपका सीमेन कलेक्ट किया जाता है इधर फ्रॉम द हस्बैंड या फिर कोई हेल्दी डोनर, यस आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू, या तो वजाइना में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा या तो यूट्रस में डाला जाएगा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होगा, ठीक है, यस। फिर अब बात करते हैं एमनियोसेंटोसिस, लास्ट टॉपिक। एमनियोसेंटोसिस क्या है? यस, एमनियोसेंटोसिस ये ऐसा केस है जहां पर हम जो है सब बच्चा सब पैदा हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड है वो बच्चे के बॉडी में, और वो फ्लूइड जो होता है वो काफी क्लियर होता है, यस पेल येलो फ्लूइड होता है, ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स द फीटस फ्रॉम एनी इंजरी लाइक इन्फेक्शन या कुछ भी, ऐसा पूरा एमनियोटिक फ्लूइड होता है। वो बोलते हैं ना वाटर ब्रेक हो गया, वाटर ब्रेक हो गया डिलीवरी के टाइम, तो वो जो वाटर होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है आपका, ठीक है, वो आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्लस उसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है बच्चे का। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, इसको अगर हम निकालेंगे, यस, तो उसको निकाल के हम बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमको बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं बच्चे के बारे में, ठीक है। इट इज प्रीनेटल एनोमली टेस्ट, दैट इज ऐसा टेक्निक है जहां पर आप पहले ही बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके डिसऑर्डर्स को पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यस क्रोमोसोमल पैटर्न। आप क्यों? क्योंकि वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें थोड़ा बहुत डीएनए भी मिल जाएगा आपको। अब वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो एम्ब्रियो को सराउंड करके रख रहा है, उसका यूज सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रीनेटल मतलब पैदा होने के पहले सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है, ऑल्दो बहुत सारे लोग करते हैं बट वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है, वो जो है आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसको पता करने के लिए, क्योंकि आप पहले ही जेनेटिक डिसऑर्डर जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बच्चा जो पैदा होने वाला है इसमें ये प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। अब हो सकता है कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जो बच्चे को ज्यादा टाइम तक जिंदा ना रखें, तो आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है, अगर ऐसा अनहेल्दी बेबी आपको हो रहा है तो आप जो है एमटीपी करवा सकते हो, यानी कि आपका मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी करा सकते हो। अब कौन कौन से डिजीजेस की बात करें, जैसे कि आपका क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस, जैसे कि अरे ओन सिंड्रोम क्यों लिखा है इधर, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ये सारे जो इश्यूज हो गए इसमें ये आपका एमनियोसेंटोसिस कर सकते हैं। उसके बाद एमनियोसेंटोसिस करने के बाद जब आपको ये सब पता चल गया तब आप एमटीपी करा सकते हो। समझ में आया? अब ये कैसे करते हैं, एक नीडल डाला जाता है मतलब प्रॉपर देख के कि बच्चे को चुभे ना, ऐसे नीडल डाला जाता है, ठीक है, सोनोग्राफी करते करते नीडल डालते हैं, वो एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और उस एमनियोटिक फ्लूइड को बाद में टेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी इस एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करने के बाद आपको जो है पूरी एनालिसिस मिलती है। देखो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें डाल दिया सेंट्रीफ्यूज मशीन में, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे, यस ये एमनियोटिक फ्लूइड से हम क्या करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये डीएनए के एक्सट्रैक्शन से हमको पता चलता है कि क्या क्या चीजें जो हैं हो सकती हैं, ठीक है, यस। चलिए क्या प्रोसीजर है भैया इसका, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जैसा हमने बोला एक नीडल लो,
यस 14th to 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये चीज की जाती है। कब की जाती है? 14 से 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, क्योंकि तभी आपका एमनियोटिक फ्लूइड बराबर से बना हुआ होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग सर्जिकल नीडल एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस इज एक्सट्रैक्टेड आउट। इन दिस फ्लूइड फ्यू सेल्स ऑफ एम्ब्रियो यानी स्किन, लिवर, प्लाजेंटा, उसके सेल्स मिल जाते हैं। अब सेल्स मिल गए तो ऑब्वियसली बात है डीएनए भी मिल जाएगा। क्रोमोसोमल पैटर्न आप पता करते हो इससे, और फिर उससे आपको एबनॉर्मेलिटीज भी पता चल जाती हैं। यस और ये टेस्ट को यूज किया जाता है, दिस यूज टू नो अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, वो सारी चीजें। मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी आपके बॉडी में ये एंजाइम नहीं बन रहा, इंसुलिन नहीं बन रहा, ऐसा कुछ इश्यू? यस ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिशिएंसी ऑफ कोई प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सब भी पता चल जाएगा। प्लस डिटेक्शन ऑफ सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ बार बॉडीज प्रेजेंट इन द एमनियोटिक फ्लूइड, बट डिटेक्शन ऑफ सेक्स हमको नहीं करना है, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, इट इज इलीगल इन इंडिया। क्लियर? चलो क्वेश्चंस करें। हाँ जी चलिए क्वेश्चंस का वेट करे थे ना आप लोग, हो गया चैप्टर खत्म। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब सवालात का चालू कर दें, आपके पास बहुत टाइम है। हमारे पास वैसे तो हमारे पास 1 घंटा है, बट मुझे नहीं लगता 1 घंटा आपको कोई सवाल पूछना होगा, तो आपको जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। यस हाँ जी मोहित जी, कल कहाँ थे आप? कल क्लास में काहे नहीं आए थे आप? सुमिति, काजल, सिर्फ 2 जन आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग जितने लाइव हैं। यस अचिंत, दीपांशी, ललन, ललन अभी तक तो बड़ा बड़बड़ कर रहे थे तुम, क्वेश्चन का आंसर दो। अभिषेक, यस रंजा, साज, सांची। मैम आप ओपन नहीं हो रहा है, क्या नहीं ओपन हो रहा है? ऐप नहीं ओपन हो रहा है? अरे स्वाति वो तो अपडेट हो गया, एक छोटा अपडेट कर लो वापस से, या तो डिलीट करके वापस अपडेटेड वाला ओपन कर लो। अब ऐप चल रहा है भाई। अच्छा हाँ, ये न्यूज तो तुम लोग को दी नहीं मैंने, नेक्स्ट वीक से ऐप चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मंडे से क्लासेस होंगी ऐप पर भी, ऐप इज वर्किंग। ठीक है, आप मैरिड हो? नहीं मैं मैरिड नहीं हूं। कब से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा, नहीं मैं मैरिड नहीं हूं। ठीक है, बहुत खुश हूं अपने लाइफ में। ओके डेटा खलास हो गया। अच्छा मेरा भी लेक्चर खलास हो गया, टेंशन मत लो। यस चलो सी मार्क करना है ना, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? जिफ्ट, जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। कब करते हैं फेलोपियन ट्रांसफर में? यस जाइगोट एट द 8 ब्लास्टोमिया स्टेज, राइट, क्योंकि 8 से ज्यादा हो गया तो हम किस में डालते हैं, फिर उसको सीधा यूट्राइन में डालते हैं, बराबर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑर्गन इन विच द कट इज डन इन द ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर। ट्यूबेक्टोमी किस में किया जाता है, मेल में या फीमेल में? यस रोहित, मैं आ गया मैम। क्यों इतना लेट कहाँ आ गए? हाय स्वाति, यस योग, क्लास खत्म हो गई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। हाँ दीपांशी, क्या क्वेश्चन था बेटा तुम्हारा? प्लीज पूछो ना, वापस से पूछो, क्योंकि मुझे बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे। प्लीज आस्क अगेन ना इफ पॉसिबल। मैम सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है? बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगी ना, वापस से ओव्यूलेशन तो चालू होगा ना। सर्जिकल ट्रीटमेंट मतलब आपने वो कर लिया, बट आपका हार्मोन्स तो चल रहा है ना। देखो आप जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या किया है? आपने सिर्फ ये ट्यूब को कट किया है ना, आपने ओवरी को खराब किया। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई ये ट्यूब को कट करने के बजाय ओवरी और टेस्टिकल्स क्यों नहीं निकाल दिए? क्योंकि ये सिर्फ गैमेट नहीं बना रहा, ये एंडोक्राइन फंक्शन भी कर रहा है, यानी ये हार्मोन्स भी बना रहा है आपके बॉडी में। तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नॉर्मली चलता जाएगा ना, क्योंकि एग तो बन रहा है बॉडी में, एग तो बन रहा है। यस फॉलिकुलर स्टेजेस हो रहे हैं, ग्राफ्टिन फॉलिकल बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, बट हाँ एग इससे नहीं मिल पा रहा है, समझ रहे हो? सेम चीज वहां पर भी जो है इजैकुलेशन होता है, बट इजैकुलेशन में स्पर्म नहीं होता। समझ में आया? यस ओ ललन बेटा, जूलॉजी पढ़ा रही हूं मैं इधर, केमिस्ट्री नहीं। यस चलो ओके हाँ तो फेलोपियन ट्यूब, अरे आई थिंक क्यों बोला? यस हाँ मोहित, इतना सिंपल क्वेश्चन का आई थिंक में आंसर क्यों आया? चलो ओके ओके क्लिक द करेक्ट पाथ। अब ये ऐप पर नहीं है तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा। करेक्ट पाथ इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर यू हैव टू मेक अ कट। कहाँ कट करोगे? वास डिफरेंस में कट करोगे ना, तो ये हो जाएगा
ये हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट कर लेते हैं, वास्ट डिफरेंस में कट करेंगे, ठीक है। बबल वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड कनेक्ट दैट विद द कंसर्न्ड बबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, कैसा होना चाहिए? यस, बिल्कुल सही सुमिति, यस, कैसा होना चाहिए? तो ओनली यूट्रस वॉल विल शेड होती है क्या? यस यस यस। एग कैसे निकलेगा बेटा? एग तो पहुंचेगा इन ना, एग उधर ही डीजेनरेट हो जाता है, मैक्रोफेजेस उसको खा जाते हैं, ठीक है, यस। अच्छा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली, साइड इफेक्ट्स होने चाहिए इजी, अवेलेबल, इल्यूसिव, कैसा होना चाहिए? ए और सी, बस ए और सी। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, साइड इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इल्यूसिव नहीं होना चाहिए क्या? यस, नहीं होना चाहिए इल्यूसिव, ठीक है, बिल्कुल सही। इजीली इफेक्टिव होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और सबको उसके बारे में इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय डैश। सर्वाइकल कैंसर किसके वजह से होता है? हाँ जी, सर्वाइकल कैंसर जो है, यस, किसकी वजह से होता है? क्लैमीडिया स्पीशीज, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर निसेरिया गोनोरिया। सर्वाइकल कैंसर किसकी वजह से हो सकता है? एचपीवी। अरे रे रे रे, क्या बात है, इतना फटाफट आंसर दे रहे हो तुम लोग, सही है, मतलब पढ़ाई दिमाग में घुस गई है, बहुत सही बहुत सही। चलो दैट्स इट गाइस। अरे बाय द वे प्रोडक्ट चल गया अपना, अरे लॉग इन करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको, मेरे को ना तुमको दिखाई देती हूँ मैं। प्रोडक्ट चालू हो गया है बाय द वे, सब लोग लॉग इन कर लेना प्रोडक्ट पे, ठीक है। जिसका नहीं हो रहा, ऐप में कुछ इशू आ रहा है, देख लो, अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, अपडेट कर लो। अपडेट भी नहीं हो रहा तो उसको जो है वापस से रिफ्रेश मार लो, हो जाएगा। मैं एक क्लास ले लूंगी तुम लोग का, जिसपे मैं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूंगी, ठीक है, थोड़ा अच्छे से फुर्सत में उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूंगी। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा स्लाइड? चलो एनीवे, जो भी है, आप लोग प्रोडक्ट जो है लॉग इन जरूर कर लेना। यहाँ से आप लॉग इन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि स्टूडेंट मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से आप लॉग इन कर सकते हो। फिर आपको ओटीपी आएगी, आपको ओटीपी डालनी है। मैं अभी कर नहीं सकती वरना आप लोग को मेरा मोबाइल नंबर दिख जाएगा। बट एनीवे, यहाँ पर हम हमारा लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस है तुम लोग के पास तो फिर आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। यू गाइज आर फ्री टू डू दैट। पीडीएफ में शेयर कर दूंगी हमारे बायो हैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पर, तो पीडीएफ जरूर देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यस एवरीबडी, चलो बाकी जिसको डाउट्स हैं, जिसको मुझसे कुछ पंचायती करनी है वो रुक सकता है, बाकी सब लोग यू कैन टेक योर लीव। मैम आपके इस नादान बालक का कमेंट भी चेक कर लो। कर तो रही, क्या लिखा तुमने? बी 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 बी, हाँ वो पढ़ लिया मैंने। और कुछ लिखा है? यस, गुड नाइट लालन, गुड नाइट। थैंक यू दीपांशी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यस, हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं? किसी को कुछ नहीं पूछना है? 2 घंटे में तुम लोग का पूरा चैप्टर इन डिटेल खत्म करवाया है। तुम्हारा अच्छा, मेरा नंबर तुमको मालूम है? ठीक है, अपने पास ही रखना, फिर किसी को देना मत। चलो। और कुछ? Any questions, anyone? Done? Are we done with the session? चलो that's it then. Let's wind up if there's no question. हम मिलते हैं कल। कल का क्लास जो है हमारा फ्राइडे का इस हफ्ते का लास्ट क्लास होगा, तो 5 बजे सब लोग रेडी रहना। कल 5 बजे क्लास होगी, ठीक है। Till then, टाटास, बाय बाय, टेक केयर everyone and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.